20 to 30 की एज जो होती है उसमें आप बहुत सोचते हो दूसरे मेरे बारे में क्या सोच रहे हैं। 30 to 40 की एज होती है जब आप बोलते हो भाड़ में जाए दूसरे मेरे लिए क्या सोच रहे हैं, और 40 के बाद आपको रियलाइज होता है एक्चुअली आपके बारे में कोई सोच ही नहीं रहा था। आपको क्या डिफरेंस नजर आता है बिटवीन मिडिल क्लास माइंडसेट एंड वेल्दी माइंडसेट? हमारी फाइनेंशियल हालत खराब क्यों है? क्योंकि हम वही टेबल पे बैठे थे जिनकी सबकी फाइनेंशियल हालत खराब थी, सबकी सोच सीमित थी। हम मिडिल क्लास वालों की तो आदत है ना सपने पूरे होने से पहले उन्हें जी लेने की। 75% लोग जो आज बिलियनियर्स हैं वो फर्स्ट जनरेशन, वो कुछ लेके नहीं आए पर उन्होंने सब कुछ क्रिएट किया। तो यानी पैसा तो बन ही सकता है। एक और चीज जिसमें बहुत स्ट्रगल करते हैं यंगस्टर्स हमेशा वो है बजट कैसे करें। फाइनेंशियल फ्रीडम का वेट मत कीजिए, फाइनेंशियल फ्रीडम को क्रिएट कीजिए। देखिए सर, कंपाउंडिंग इंटरेस्ट का फॉर्मूला सिखाया तो गया था, समझाया नहीं गया था कि एक म्यूचुअल फंड लॉन्च हुआ 1995 में। मतलब किसी के फादर ने 10 लाख रुपए डाले होते तो आज वो हैबिट क्यों नहीं डाल पाते? मुझे कोई ये बोले कि जो मैं 25,000 कमाता हूँ मैं 1,000 रुपए नहीं निवेश कर सकता, वो झूठा है। आई वुड से बहुत बार ये सवाल ही नहीं, कई बार लोगों ने खुद को पूछा होता कि मुझे क्या चीज की खुशी दे। वॉरेन बफेट इस पे बहुत अच्छी बात बोलते हैं राइट डाउन। आपने अपने आसपास हमेशा नोटिस किया होगा कि कुछ लोगों का पैसा बढ़ता जाता है और कुछ लोग जिंदगी भर पैसे को लेके रोते रहते हैं, उनकी फाइनेंशियल स्ट्रगल चलती रहती है। क्योंकि जो वेल्थ क्रिएशन है ना, वो इस चीज पे डिपेंड नहीं करती कि आप जॉब करते हो या बिजनेस, वो इस चीज पे डिपेंड करती है कि आपका माइंड पैसे के लिए कैसे प्रोग्राम्ड है। मतलब पैसा नंबर्स की प्रॉब्लम नहीं है, पैसा साइकोलॉजी की प्रॉब्लम है। इसीलिए कुछ लोग अच्छे से अच्छे पैकेज पे पहुंच कर भी पैसे को लेकर स्ट्रगल करते हैं और कुछ लोग कम इनकम में भी अपने पैसे को ग्रो करते जाते हैं। और आप फाइनेंशियली ग्रो कर पाओ, अपना वेल्थ माइंडसेट बिल्ड कर पाओ, अपने लिए फाइनेंशियल फ्रीडम क्रिएट कर पाओ, इसीलिए हमने अपने शो पे इनवाइट किया है संजय कठुरिया जी को, जो अपने कंटेंट से लाखों लोगों की फाइनेंशियल लाइफ तो बदल ही रहे हैं, पर खुद भी फाइनेंशियल फ्रीडम जैसी लाइफ की वो बिगेस्ट अचीवमेंट को अनलॉक कर चुके हैं जो लोग अपने 60-70s में भी नहीं कर पाते। संजय भाई से हमने जाना कि क्यों कुछ लोग हमेशा फाइनेंशियल स्ट्रेस में रहते हैं, क्या फर्क होता है एक रिच माइंडसेट और पुअर माइंडसेट में, क्यों मेजॉरिटी इंडियंस आज भी मिडिल क्लास ट्रैप में फंसे हैं। और सिर्फ इतना ही नहीं, हमने उनसे कुछ लाइफ चेंजिंग इन्वेस्टमेंट टिप्स भी जाने। हमने समझा कि कंपाउंडिंग इतना मैजिकल क्यों है, वो बजटिंग प्लान कौन सा है जो आपको कभी भी खत्म ना होने वाली वेल्थ दे सकता है, और वो आइडियल रोड मैप क्या है जो आज से ही आपको फाइनेंशियल फ्रीडम की तरफ तेजी से ले जाएगा। इसलिए मैं सजेस्ट करूंगा कि एक नोटपैड लेके बैठो और इस पॉडकास्ट में बताए गए पॉइंट्स को नोट जरूर करना, क्योंकि ये सिर्फ एक पॉडकास्ट नहीं है, ये एक ऐसी फाइनेंशियल मास्टर क्लास है जो आपको मनी चेजर से वेल्थ क्रिएटर बना देगी। आप इतना पैसे के बारे में स्टडी करते हो, आपको क्या डिफरेंस नजर आता है बिटवीन एक मिडिल क्लास माइंडसेट एंड वेल्दी माइंडसेट? मैं ना 3 माइंडसेट्स की बात करता हूँ इसमें। तो सबसे पहला माइंडसेट है पुअर माइंडसेट। हाँ। पुअर माइंडसेट है कि सुबह पैसा कमाया, शाम को खर्च कर दिया। हाँ। तो दिहाड़ी लेबर माइंडसेट जो होता है। तो सुबह पैसा आएगा, 500-600 रुपए 700 रुपए दिन का कमाएंगे, शाम को वो चिकन कौवे में उड़ा देंगे। तो ये पुअर माइंडसेट। मिडिल क्लास माइंडसेट है, इनकम आएगी तो उससे हम लायबिलिटीज लेंगे और लायबिलिटीज को पे करने के लिए बस ये एक साइकिल ट्रैप चलता रहेगा, इसलिए इसको मिडिल क्लास ट्रैप कहा जाता है। कि आप लायबिलिटीज खरीद लेते हो, आया पैसा आपने आईफोन ले लिया ईएमआई पे, आया पैसा आपने घर ले लिया, तो ये ट्रैप में फंस गया अब आप, कंपल्शन हो गया। और तीसरा रिच माइंडसेट होता है या वेल्दी माइंडसेट होता है कि पैसा आया तो एसेट बन रहा है, एज सिंपल एज एफडी बन रही है पर बन एसेट रहा है। तो जो वेल्दी माइंडसेट है वो पहले एसेट बनाता है, एसेट से पैसिव इनकम बनाता है और फिर अपने खर्चों को पैसिव इनकम से नॉक ऑफ करता है ताकि उसके और एसेट्स क्रिएट। तो यही 3 डिफरेंसेस है। जो रिच माइंडसेट वेल्दी माइंडसेट है वो इनकम से इन्वेस्टमेंट करते हैं और जो मिडिल क्लास है वो इनकम से लायबिलिटीज। यही फर्क आ जाता है। माइंडसेट में या थॉट प्रोसेस में क्या चेंज लाना चाहिए, क्योंकि मेजॉरिटी हम सब मिडिल क्लास बैकग्राउंड से आते हैं और मेजॉरिटी लोग मिडिल क्लास में ही होते हैं, और क्या अपने माइंडसेट में वो शिफ्ट लाएं, किस तरह का शिफ्ट लाएं कि वो एक वेल्दी माइंडसेट बिल्ड करें सो दैट वेल्थ बिल्ड हो। देखिए, स्कार्सिटी से अबंडेंस सोचना बहुत जरूरी है। दुनिया में बहुत वेल्थ है। आप 75% लोग जो आज बिलियनियर्स हैं वो फर्स्ट जनरेशन, वो कुछ लेके नहीं आए थे पर उन्होंने सब कुछ क्रिएट किया, चाहे जेफ बेजोस हो, चाहे वॉरेन बफेट हो, चाहे टेस्ला के इलॉन मस्क हो, कोई भी हो, आप देखेंगे सब जेन्युइन है। तो यानी पैसा तो बन ही सकता है, ठीक है। और अगर वो बना सकते हैं तो ऐसा कोई सिस्टम वो तो अलग लेके नहीं आए, भगवान ने उनको तो दिया नहीं सबको। देखिए, भगवान ने सबको
रिच हाउस पुअर हाउस सब कुछ दिया, सब कुछ जगह पे बहुत भेदभाव किया, बस एक जगह भेदभाव नहीं किया, वो टाइम सबको 24 घंटे दे दिया। बोले चलो मैं तुम्हारे को रेस में पीछे लेके जा रहा हूँ, रेस में आगे लेके जा रहा हूँ, बट टाइम सबको मैं वही 24 घंटे दे रहा हूँ। If you see latest people who have made money in India, most of them youngsters are also people who are from first generation. Right. पढ़ाई अच्छी करी होगी, नहीं भी की होगी तो मेहनत बहुत की होगी। तो माइंडसेट आप ये बदलिए कि मैं पैसा नहीं कमा सकता, या मेरे पास तो इतना ही रहेगा, या जितना चादर उतना पैर, या ये सब जो हमारे पुराने स्टेटमेंट्स हैं, वो आपको वो बैरियर्स तोड़ने पड़ेंगे। और वो बैरियर्स सिर्फ बोलने से नहीं टूटेंगे, वो बैरियर्स तब टूटेंगे जब आप नया नॉलेज क्रिएट करोगे। जब आप क्रिएट करोगे, हाँ पैसा तेजी से बन सकता है भाई, पर पैसा तेजी से कहाँ बन सकता है वो भी बहुत जरूरी है। लोग क्या सोचते हैं कि मैं इन्वेस्टमेंट्स करके या ट्रेडिंग करके तेजी से पैसा बनाऊं, वो ये नहीं सोचता मेहनत करके तेजी से बनाऊं। तो आपको राइट एजुकेशन लेनी पड़ेगी। कुछ अच्छी बुक्स हैं जो आपको पढ़नी चाहिए, जिससे आपको क्लैरिटी मिलती है कि किस तरीके से आप तेजी से पैसा बना सकते हैं। कुछ बुक्स हैं आपको जो सिखाएंगे फाइनेंशियल फ्रीडम कैसे अचीव कर सकते हैं। कुछ बुक्स हैं जो आपको सिखाएंगे कि आपको बजटिंग कैसे करनी चाहिए। तो ये सारी चीजें आपको पढ़नी पड़ेंगी, तभी आप अपने माइंडसेट में शिफ्ट लेके आ सकते हो। पर पहला पॉइंट ही ये कि जो कचरा माइंड में भरा पड़ा है, पुराने बिलीफ सिस्टम्स हैं कि हम मिडिल क्लास है भाई, हम मिडिल क्लास ही रहेंगे, वो आई थिंक आपको पहले यहाँ तोड़ना पड़ेगा, फिर वो फिजिकली टूटेगा। सेकंड, डोंट थिंक इन ईयर्स, थिंक इन डेकेड्स। डोंट थिंक कि मैं 1 साल में क्या अचीव कर पाऊंगा, थिंक कि अगले 10 साल में क्या होने वाला है। इंडिया में स्पेशली हम देखते हैं कि लोग 50 के हो गए, 60 के हो गए, 70 तक चले गए, फाइनेंशियल स्ट्रगल चल रही है जी, अभी भी, फाइनेंस सॉर्टेड नहीं है जी, इतना बड़ा स्ट्रेस। वन ऑफ द टॉप रीजन ऑफ स्ट्रेस इज फाइनेंस, Absolutely. राइट? तो at this point, if someone is there in their 20s earning 35,000, what would be a roadmap from your side कि वो आज से ऐसा क्या करें, इन चीजों का ध्यान रखें? हमारे समाज में ना एक प्रॉब्लम है सर। हमारे समाज में प्रॉब्लम ये है कि लायबिलिटीज आर सेलिब्रेटेड। कैसे? मतलब आप कोई घर ले ले उधार पे, उसकी किश्त जा रही है, बहुत मुश्किल हो रही है उसको किश्त देने पर, फिर दुनिया खुश होगी, देखो इसके पास घर है। और दूसरी तरफ एक व्यक्ति है जिसके पास 20 लाख रुपए म्यूचुअल फंड में पड़े हुए हैं, 10 लाख रुपए म्यूचुअल फंड में पड़े हुए हैं, उसकी कोई तारीफ नहीं करेगा, उसको रोज डराएगा, देख मार्केट गिर सकती है, देख डोनाल्ड ट्रंप ऐसे करेगा तो ऐसे हो जाएगा। तो हमारे यहाँ ना लायबिलिटीज को सेलिब्रेट किया जाता है। कोई गाड़ी ले ले उधार पे, ईएमआई पे, सेलिब्रेट होता है। कोई आईफोन ले ले ईएमआई पे, तो दोस्त लोग बोलते हैं चल यार आज पार्टी दे, बोला ईएमआई पे आईफोन भी लूं और पार्टी भी मैं दूं। तो हमारे भारत का जो सोशल कॉन्स्ट्रक्ट है वो लायबिलिटीज को, यानी लायबिलिटी से खरीदी हुई चीजों को सेलिब्रेट करता है। और ये सबसे बड़ा ट्रैप है एक यंगस्टर के लिए। आज जब मैं यंगस्टर्स को देखता हूं पहली दूसरी सैलरी के अंदर, दे विल फिल देयर बकेट विद ईएमआई। आप सोचिए कि आप पहली तनख्वाह है आपकी, एक आम व्यक्ति जीवन में एटलीस्ट 25 साल नौकरी करेगा, 25 साल इंटू 12 अगर हम करें तो 300 पेचेक मिलेंगे उसको। पर वो पहले पेचेक से ही अपने आप को जो है लोन में डालना चाहता है कि मेरे पास पैसे आ गए तो कुछ ना कुछ खरीद लूं और लोन अपने सर मर लूं। तो आई थिंक सबसे पहली चीज जो एक यंगस्टर को करनी चाहिए कि जितना देर से हो सके अपनी ईएमआई की जर्नी चालू करनी चाहिए। मैं नहीं कह रहा कभी नहीं चालू करनी चाहिए, क्योंकि लाइफ को कंज्यूम भी करना है, पर पहले दिन से नहीं करनी चाहिए। पहले दिन से क्या करना चाहिए? पहले दिन से आपको गाड़ी में बैठ के सीट बेल्ट पहनना चाहिए। तो जब हम गाड़ी में बैठते हैं तो हम पहले एक्सेलरेटर पे पैर नहीं लगाते, हम सबसे पहले सीट बेल्ट पहनते हैं। और सीट बेल्ट का मतलब होता है कि लाइफ के रिस्क को कवर करना। हम सीट बेल्ट क्यों लगाते हैं? हम इसलिए नहीं लगाते हमारा एक्सीडेंट हो जाए, हम इसलिए लगाते हैं कि अगर हो जाए तो हम बच जाए। सो लाइफ को लेके कभी कोई सीट बेल्ट नहीं लगाता। गाड़ी में बैठेंगे तो सीट बेल्ट लगा लेंगे, एरोप्लेन में बैठेंगे सीट बेल्ट लगा लेंगे। तो लाइफ के भी सीट बेल्ट होते हैं, और उसके लिए पहले लाइफ के रिस्क को समझना जरूरी है। तो अगर आप एक यंगस्टर हो तो सबसे पहले लाइफ में आपको अपने सीट बेल्ट लगाना जरूरी है, अपने रिस्क को कवर करना जरूरी है। उसके बाद जो बाकी की जर्नी चालू होती है कि आपने डेट ले लिया, आपने घर ले लिया, आपने आईफोन ले लिया, गाड़ी ले ली, आपने इन्वेस्टमेंट्स कर दी, ये सारी जर्नी सीट बेल्ट लगाने के बाद की जर्नी है। पर लोग शुरुआत इससे करते हैं और सीट बेल्ट लगाना भूल जाते हैं। कैसे लगाई जाए ये सीट बेल्ट? तो सीट बेल्ट लगाने से पहले रिस्क को समझना बहुत जरूरी है। हमारे जीवन में हमेशा सिर्फ 3 रिस्क है, एक्चुअली बहुत ज्यादा हेडेक नहीं है, 3 ही रिस्क है। पहला रिस्क है लॉस ऑफ इनकम। लॉस ऑफ इनकम हो सकता है 2020 में सबने देख लिया, कोई भी भगवान नहीं था। आज टीसीएस ने बता दिया वो करीबन 20-25 हजार लोगों को फायर कर रहा है। कल अमेजॉन ने बोल दिया मैं 30,000 लोगों को फायर कर रहा हूँ, विच इज 10% ऑफ इट्स ग्लोबल वर्कफोर्स। एआई आ रहा है, सबको दिख रहा है जॉब्स खतरे में, ठीक है। अब लॉस ऑफ इनकम होगा तो आपका घर कैसे चलेगा? अचानक से अब आपके ऊपर ईएमआई चल रही है, आपके बच्चों की फीस चल रही है, जो भी चल रहा है, जहां भी आप हो लाइफ में। तो इसीलिए सबसे पहली सीट बेल्ट है अपने आपको लॉस ऑफ इनकम से आपको सेव करना है, और उसके लिए आपको सिर्फ 6 महीने का इमरजेंसी फंड क्रिएट करना है। तो अगर आपकी तनख्वाह 30,000 है, आपका खर्चा 15,000 है, 15,000 इंटू 6, 90,000 से 1 लाख रुपए का आपके पास एक एफडी होना चाहिए, जो आपकी पहली सीट बेल्ट बन जाती है लॉस ऑफ इनकम के अगेंस्ट। अब होता क्या है, लोग जब जॉब कर रहे हैं तो उनको लगता है अपुनिश भगवान है,
हमने तो कुछ होने नहीं वाला, हमारी तो नौकरी जाने नहीं वाली है, बगल वाले की जाएगी, मेरी थोड़ी जाएगी। हाँ, ये काम नहीं करता, ये ऑफिस नहीं आता टाइम पे, बट किसी के साथ कुछ भी हो सकता है, यू नो, लाइफ इज वेरी अनसर्टेन। तो आप अपनी पहली सीट बेल्ट लगाइए, विच इज इमरजेंसी फंड, 6 months ऑफ योर एक्सपेंसेस। तो आपके पास ना पावर टू से नो आ जाता है। फाइनेंशियल फ्रीडम का वेट मत कीजिए, फाइनेंशियल फ्रीडम को क्रिएट कीजिए। तो ये फ्रीडम को वेट ना करो, क्रिएट करो, क्रिएट करना चालू करिए। फाइनेंशियल फ्रीडम इज ऑल्सो अ प्लान। किसी भी चीज की आजादी लेना इज अ प्लान। हमने देखा था भारत में 2 रिवोल्ट हुए, एक 1857 में हुआ, ठीक है, और एक 1947 के आसपास हुआ। 1857 वाला उतना प्लान्ड नहीं था, तो हमें फ्रीडम नहीं मिल पाई, ठीक है। पर 1947 एक्सट्रीमली प्लान्ड था, ठीक है, उसमें बहुत सारी फोर्सेस साथ में आ गई, बहुत सारा एक्शन हुआ, तो कहीं जाके 1947 में हमें फ्रीडम मिल गई। तो कहते हैं ना, जैसे सुभाष चंद्र बोस जी ने कहा था कि तुम मुझे खून दो, मैं आजादी दूंगा। तो इसी तरह हर आजादी खून मांगती है, हर आजादी सैक्रिफाइस मांगती है। तो आज आपको कुछ सैक्रिफाइसेस करने पड़ेंगे, जिसकी वजह से आप अपनी फाइनेंशियल फ्रीडम अचीव करोगे। तो पहला, आपका बॉस ने आपको नाराजगी से कुछ बोल दिया, आपकी जॉब चलेगी, अब आप सेफ। एंड आई थिंक 6 months इज इनफ टू अपस्किल योरसेल्फ एंड टू फाइंड अ न्यू जॉब। 6 months बहुत होता है। अब आपको पता है कि 6 महीने घर में परेशानी नहीं है, ईएमआई चलती रहेगी, सब कुछ चलता रहेगा। सो दैट्स योर फर्स्ट लाइफ रिस्क। सेकेंड लाइफ रिस्क है कि आपकी किसी की हेल्थ खराब हो जाए। तो अगर हेल्थ खराब होगी तो लोगों को वापस भी वहीं लगता है कि क्या होगा, कुछ नहीं होगा। मैं लोगों को कहता एक बार हॉस्पिटल का चक्कर मारो और उनका मेन्यू कार्ड देख लो। भाग के लाइफ में सबसे पहले जो है ना, आप अपनी हेल्थ इंश्योरेंस खरीदोगे। तो हेल्थ इंश्योरेंस एक होनी बहुत जरूरी है। जितना यंग खरीदोगे उतना फायदा होगा, आपको उसके बेनिफिट्स मिलते हैं, आपका प्रीमियम कम लगता है। मिनिमम मैं कहूंगा 10 लाख रुपए की हेल्थ इंश्योरेंस सबकी होनी चाहिए, मिनिमम। अगर आप परिवार के साथ हैं तो 20 लाख रुपए की होनी चाहिए, नहीं तो 10 लाख रुपए की होनी चाहिए। उसका जो प्रीमियम आता है वो आप समझिए कि खर्चा है भाई, है सिंपल, ये कॉस्ट ऑफ लिविंग है, ये मेरी सीट बेल्ट है। और इससे आपको वो इमरजेंसी फंड नहीं बनाना जो मेडिकल के लिए है। मेडिकल के लिए कोई भी इमरजेंसी फंड नहीं बनाना, काफी नहीं पड़ता। आपको पता नहीं किस लेवल की मेडिकल इमरजेंसी आ सकती है, तो कोई भी फंड उसके लिए काफी नहीं होगा। और जो पुराने जमाने में होता था कि घर में एक बीमारी आ गई तो किसी की जमीन बिक गई या फिर एक बड़ी सेविंग चलेगी, गहना बिक गया, वो सबसे हमने अपने आप को इंसुलेट कर दिया। हमने एक हेल्थ इंश्योरेंस पे एक बेसिक सा प्रीमियम भर के वो वाली पूरी टेंशन खत्म कर दिया। नाइस। तो ये आपने सेकंड रिस्क। अब थर्ड रिस्क है जो सबसे बड़ा रिस्क है कि किसी की मृत्यु हो सकती है। अब वो रिस्क उनके लिए, उनके परिवार के लिए, बिकॉज उनकी तो चलो पूर्ति कभी नहीं हो पाएगी, बट एटलीस्ट फाइनेंशियली इफ दे कैन सिक्योर देयर फैमिली टू द एक्सटेंट ऑफ द फैक्ट कि भाई उनके अगले 10 साल 15 साल जब तक बच्चे बड़े नहीं हो जाते तब तक वो सिक्योर रहे, तो उतने के लिए टर्म इंश्योरेंस लेना बहुत जरूरी है। पर ये तब लीजिए, आप पहले जॉब पे मत लीजिए। अगर आप पे कोई निर्भर है तो आप लाइफ इंश्योरेंस, टर्म इंश्योरेंस लीजिए, नहीं तो आप एक बार के लिए उसको डेफर कर सकते हैं, उसको आज लेने की जरूरत नहीं है। तो अगर एक 23 साल का नौजवान है जो अभी जॉब में लगा है और अभी उस पर कोई लायबिलिटी नहीं है, कोई शादी नहीं हुई उसको अभी है, तो ही डज नॉट नीड टू बाय अ टर्म इंश्योरेंस राइट अवे, ठीक है। ही कैन बाय दैट टर्म इंश्योरेंस व्हेन ही गेट्स मैरिड, थोड़ा उसके बच्चे अच्छे हो जाए तो वो तब भी खरीद सकता है। प्रीमियम हल्का सा ज्यादा होगा पर 7-8 साल का टाइम मिलेगा, उतने में इन्वेस्टमेंट अच्छा रिटर्न्स दे देती है। तो आपको ये 3 सीट बेल्ट पहननी है डिपेंडिंग अपॉन, फर्स्ट 2 तो कंपलसरी है, थर्ड ऑप्शनल है टू द ट्यून ऑफ कि आपके ऊपर कोई लायबिलिटी है कि नहीं। अगर आप पे कोई लायबिलिटी आने लग जाती है, आप पे होम लोन हो जाता है, आप होम लोन लेने जाते हो तो वो कंपलसरी कर देते हैं कि आपको इंश्योरेंस खरीदना पड़ेगा, ठीक है। पर अगर आपने इसको प्लान किया होता तो वहां भी आप बहुत पैसे बचा सकते हो। तो ये सारी चीजें, ये पहली 3 सीट बेल्ट लगा लीजिए, आपको उसके बाद है ना ग्रोथ माइंडसेट लाने के लिए लाइफ में बहुत आसानी हो जाएगी। फिर आप ग्रोथ माइंडसेट पे फोकस कीजिए, अपने स्किल्स पे फोकस कीजिए, इन्वेस्टमेंट्स पे फोकस कीजिए, फिर वहां से आगे गाड़ी बढ़ाइए। इसमें जो आपने शुरू में बोला ना, इन्हीं तीनों पॉइंट्स में फर्स्ट पॉइंट पे आ रहा हूँ कि सैलरी आते ही खर्चा कुछ ना कुछ सोचा होता है। एक्चुअली वो एस्पिरेशन होती है कि कब मैं, अभी मैं स्कूल में हूँ, फिर कॉलेज में हूँ, तो कब मेरे पैसे आए और मैं उसकी फील लूँ। फिर वो कॉन्सेप्ट आ जाता है योलो, यू ओनली लिव वंस। अब उस वक्त ये गेम साइकोलॉजी की हो जाती है कि पता भी अगर है कि पैसा पहली बार मिल रहा है और मुझे इसको कुछ करना चाहिए, बट देन कुछ फैक्टर्स बन जाते हैं। इट कैन बी पीयर प्रेशर जी, इट कैन बी सोशल मीडिया, इट कैन बी मार्केटिंग, और इट कैन बी अ थॉट कि यार इतने टाइम से वेट कर रहा था, अपने पे खर्चूं क्या। उस टाइम पे हाउ टू इंसुलेट योरसेल्फ, कैसे खुद को बचाया जाए। ऑटोमेशन, ऑटोमेशन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आप मल्टीपल बैंक अकाउंट सिस्टम्स पे वर्क करना चालू कर दो। आपके पास जो सैलरी अकाउंट आता है ना, सैलरी अकाउंट को कभी भी एक्सपेंस के लिए मत यूज करो, नहीं तो आपकी सैलरी नहीं बचेगी, क्योंकि आपको लगेगा मेरा पूरा अधिकार है इसका खर्चा करने का। तो पहले ना, जैसे मैं काफी मूवीज देखता था, एक सलमान खान की मूवी थी, उसमें था कि बहन की शादी का गुल्लक और एक माँ की आंखों के इलाज के लिए गुल्लक। तो वैसे ना आपको भी लाइफ के गुल्लक बनाने हैं। और जैसे मैंने कहा कि ये जो पहले 2 गुल्लक है, विच इज योर इमरजेंसी फंड एंड योर हेल्थ इंश्योरेंस, इसका तो प्रीमियम आप एकदम साइड कर दीजिए। अगर आपकी 35,000 की इनकम है, अब आपको 1 लाख रुपए का अपना वो बनाना है, इमरजेंसी फंड बनाना है, तो 10,000 रुपए की रेकरिंग डिपॉजिट चालू कर दीजिए। सिर्फ 10 महीने की बात है,
10 महीने बाद आपका इमरजेंसी फंड तैयार है, तो नाउ यू आर सिक्योर आफ्टर 10 मंथ्स। ठीक है, आपका समझिए आपने 10 लाख रुपए की हेल्थ इंश्योरेंस लिया, आपका प्रीमियम 18,000 रुपए आया साल का, 1,500 रुपए महीना हो गया, वो 1,500 रुपए महीना आपने साइड निकाल दिया। तो अब ये आंखों से होजल कर दिया, 11,500-12,000 रुपए आपने साइड कर दिए। अब आपको जैसे ही 30,000 35,000 रुपए आए, 18,000 चले गए, अब आपके पास 12,000 चले गए, अब आपके पास 18,000 है। आपका खर्चा उसमें से समझिए 12-13,000 है, बचा हुआ 4-5,000, अब आप उसको एंजॉय भी कर सकते हैं। तो आंखों से पैसे को ओझल करना बहुत जरूरी है। मैं कहता हूं पैसा जेब में उछलता रहता है, पैसे की आदत है, फिदरत है जेब में उछलने की, कि मेरे को कहीं लगा दो या खर्च कर दो या कहीं लगा दो, आंखों के सामने मत हो। तो आंखों के सामने मत रखो उसको किसी रिकरिंग डिपॉजिट में डाल दो, उससे प्रीमियम्स पे कर दो, और आपको रियलाइज ही नहीं होगा, 1-2 साल के अंदर आपके ये सब चीजें बन चुकी होंगी, और फिर आपके पास इनफ पैसा होगा अपने लाइफ के आगे गोल्स को अचीव करने के लिए। डोंट स्ट्रेन योरसेल्फ ऑन द वेरी फर्स्ट पेचेक, बस। क्योंकि अगर आपने अपने पहले पेचेक पे स्ट्रेन करना चालू कर दिया कि पहला पैसा आते ही भाई ईएमआई, भाई वो घूमना फिरना, तो फिर आप बहुत ट्रबल में आने वाले हो, बहुत ज्यादा ट्रबल में। वेट टिल एटलीस्ट 1-1.5 साल तक थोड़ा सा वेट कीजिए, चीजों को प्लान कीजिए, उनके लिए भी प्लानिंग के साथ फंड्स इन्वेस्ट कर सकते हो आप, और अपने गोल्स को भी अचीव कर सकते हो। तो एवरीथिंग इज पॉसिबल इन दैट सैलरी। ग्रेट। आई कैन ऑल्सो रिलेट टू दिस के मैं बहुत साल ना सोचता रहा सेविंग करनी है, सेविंग करनी है, सेविंग करनी है, इन्वेस्ट जी। करना है। जब इसको ऑटोमेटिकली एसआईपी में लगा दिया, राइट, पहले लगता था बचेंगे तो कर लेंगे, बचेंगे तो कर लेंगे, और कभी नहीं बचा। जब लगा दिया कि पहले चले जाए, फिर जो बचा एंजॉय कर लेंगे, तो एंजॉयमेंट भी चलती रही, बट पता ही नहीं चला कब सेविंग बनती गई, कंपाउंड होती गई। इसलिए आई ऑलवेज से, एंड दैट्स अगेन द इंटेंशन बिहाइंड पॉडकास्ट, के आई हैव दिस अचीवमेंट कि मैंने कुछ साल पहले शुरू कर दिया, बट उसके साथ आई हैव अ रिग्रेट, काश मैंने पहली अर्निंग से किया होता। एब्सोल्युटली। और ये रिग्रेट ना आए आपको, इसलिए आज आप पहले दिन से ये कर लो। हमारा इसमें कहना है कि जैसे आपने कहा ना, बचेंगे तो कर लेंगे, तो हमें सोचना है कि बचेंगे तो खर्च लेंगे। बस अप्रोच को थोड़ा सा चेंज करना है कि बचेंगे तो कर लेंगे की जगह बचेंगे तो खर्च लेंगे। देखिए हिमांश सर, हैबिट इज वेरी इंपॉर्टेंट। चाहे आपकी इनकम 20,000 रुपए हो, 15,000 रुपए हो, 25,000 रुपए हो, मैं कहता हूं 500 रुपए साइड करने की हैबिट भी डालनी सीखो ना सबसे पहले। हमारे साथ एक व्यक्ति काम करते थे, 7 लाख रुपए महीने की इनकम थी, और उनका 25 तारीख को जो है पैसा खत्म हो जाता था, उधार में चलते थे। क्यों? हैबिट नहीं डाली। अगर वो पहले से हैबिट डाल देते ना, तो यहां तक आते आते बहुत अपने लिए सेविंग्स अच्छे से कर सकते और एक अच्छी लाइफस्टाइल भी जी सकते थे। 7 लाख एक बहुत अच्छा अमाउंट होता है इंडिया में महीना का कमाने का, बट नहीं थी, हैबिट ही नहीं थी। और वहीं मैं देखता हूं कि जिसकी हैबिट है, तो चाहे 30,000 हो, 40,000 की सैलरी हो, फिर भी उसकी एसआईपी चल रही है, फिर भी उसके पास इमरजेंसी फंड है। तो आई थिंक इट्स अ कंप्लीट मैटर ऑफ हैबिट। हैबिट क्यों नहीं डाल पाते? व्हाई आई एम आस्किंग यू, सो दैट रिलेट कर पाए, लोग समझ पाए कि हाँ ये गलती हमसे हो जाती है, या फिर कैसे उनको ट्रैप किया जाता है, या फिर ब्रांड्स कैसे इंश्योर करते हैं कि ये हैबिट ना डले। सो व्हाट काइंड ऑफ स्ट्रेटजीज ब्रांड यूज, या किस तरह की गलतियां जेनजी या 20s वाले लोग कर जाते हैं? आई थिंक सबसे पहला सर लैक ऑफ फाइनेंशियल एजुकेशन। आई थिंक दैट हैज क्रिएटेड अ वेरी बैड सिस्टम, कि हमारे यहाँ फाइनेंशियल एजुकेशन पे बिल्कुल जोर नहीं दिया गया है, और पैसे के बारे में पढ़ाया नहीं गया, और मिडिल क्लास फैमिलीज में तो पैसे के बारे में बात करना टैबू था। आप डिनर टेबल पे जो है बात ही नहीं कर सकते थे। मैं कहीं रिसर्च पढ़ रहा था कि डायबिटीज काफी लोग कहते हैं कि एक हेरिडिटरी डिजीज है, कि पेरेंट्स से बच्चों को आती है, तो बाद में पता चला कि वो हेरिडिटरी नहीं है। वो हेरिडिटरी इसलिए है क्योंकि टेबल पे सेम खाना मिलता था सबको, तो मम्मी पापा भी वही खाना खाते थे, हाई ग्लाइसेमिक इंडेक्स वाला, बच्चे भी वही खाते थे, तो दोनों को डायबिटीज होगा। तो इट हैज नथिंग टू डू विद कि पापा को होगा तो बेटे को भी होगा। इट इज अ चेंज ऑफ हैबिट। तो सिमिलरली हमारी फाइनेंशियल हालत खराब क्यों है? क्योंकि हम वही टेबल पे बैठे थे जिनकी सबकी फाइनेंशियल हालत खराब थी, सबकी सोच सीमित थी, सबने इसके बारे में ना एजुकेशन ली। आप किसी मारवाड़ी, गुजराती, जैन समाज के टेबल पे बैठ जाओ, या व्यापारी समाज के टेबल पे बैठ जाओ, बेटा बोलेगा मुझे 1 करोड़ चाहिए, तो पिताजी उसको डांटेंगे नहीं, पूछेंगे क्यों चाहिए, तू क्या करेगा इससे, क्या ऑब्जेक्टिव है। तो वो उनसे सोल्यूशन ओरिएंटेड क्वेश्चंस पूछेंगे, आरओआई ओरिएंटेड क्वेश्चंस पूछेंगे, तो एक बच्चे का जो है दिमाग चलता है। यहीं अगर हमारे घर में कोई 1,000 रुपए मांग ले, तो मम्मी पापा, अरे बेटा इस महीने तो तंगी है, इस महीने नहीं दे पाएंगे, पैसे पेड़ पे नहीं उगते। तो अब उसके माइंड में वो सेट हो गया। तो आई थिंक द डिनर टेबल टॉक्स अराउंड मनी इम्पैक्ट अ लॉट, एंड दैट आर नॉट वेरी पॉजिटिव राइट नाउ इन इंडियन फैमिलीज। तो ये एक जानना बहुत जरूरी है कि हमारे को फाइनेंशियल एजुकेशन के बारे में पता होना चाहिए। फाइनेंशियल पैसे के साथ रिश्ता कैसे रखना है, हमारा पैसे के साथ रिश्ता क्या है, क्या हम स्पेंडर कैटेगरी के हैं, क्या हम सेवर कैटेगरी के हैं, या हम फोमो वाली कैटेगरी के हैं कि पैसे से ही मेरा जो है वर्चस्व दिखेगा। हर देयर आर 7-8 रिलेशनशिप्स विद मनी। तो आपका पैसे के साथ क्या रिश्ता है, वो आपको जानना बहुत जरूरी है, और इसको ठीक करने का सबसे अच्छा तरीका है कि आप अपनी फाइनेंशियल एजुकेशन लीजिए। सेकंड है फोमो। अभी एक सर बड़ा अच्छा किस्सा हुआ, बीच में एक वो बैंड आया था, क्या नाम था उसका, कोल्ड प्ले, है ना। मैंने सुने गाने उनके, पर इतना ज्यादा मैं
अब उनको अप्रिशिएट नहीं करता। पीछे बैकस्ट्रीट बॉयज आए थे यहीं आपके घर के आसपास ही कहीं, उनका एक बहुत बड़ा इवेंट था, राइट तो मैं उसके लिए आया बिकॉज आई हैव हर्ड देम फ्रॉम व्हेन इन 90s। तो मेरे लिए एक बहुत अच्छी वो था, ड्रीम था कि मैं उनको जाके देखूंगा, मेरे लिए एक एक्सपीरियंस था। तो मैं एक लड़के से मिला, वो कोल्ड प्ले का, उसने ब्लैक में टिकट लिया 1 लाख रुपए का। मैं अरे वाह। तो मैं अच्छा बता भाई कोल्ड प्ले का लीड सिंगर कौन है? पता नहीं। अच्छा कोल्ड प्ले के 5 गाने बता दे। पता नहीं। तो मतलब तू जा क्यों रहा है? तेरा रिलेशन क्या है उनके साथ? मतलब एक कनेक्शन होता है ना, आदमी किसी को सुनता है तो जाता है उनको सुनने के लिए। बोलता नहीं मेरे दोस्त लोग जा रहे थे तो मैं भी चला गया। तो मतलब भाई यही 1 लाख रुपए तेरे मन में और क्या था करने को? तेरे को लद्दाख घूमने जाना था, तेरे को दुबई जाना था, तेरे को कुछ और करना था, तो उसमें खर्च लेता ना। सो डोंट लिव अदर्स पीपल एक्सपीरियंसेस। दूसरे लोगों के एक्सपीरियंसेस को आप मत जिए। आपके लिए इंपॉर्टेंट क्या है ना, वो बहुत जरूरी है। आप वो सब लिखिए। मेरे को एक लड़का था, उसने मतलब रॉयल एनफील्ड चाहिए, तो उसके लिए प्लान करो ना। फिर क्यों तुम आईफोन के पीछे भाग रहे हो और बाहर जाके खाने के पीछे भाग रहे हो? तो आपको ये प्लान करना कि आपके एक्सपीरियंसेस आपके लिए क्या इंपॉर्टेंट है, आपको किस चीज से खुशी मिलेगी, वो बहुत जरूरी है। तो ये जो फोमो क्रिएट होता है, आपके दोस्त लोग जाते हैं, बोरोड हैप्पीनेस जिसे मैं कहता हूं कि दूसरे की खुशी से आप अपनी खुशी डिजाइन करते हो, आई थिंक ये सबसे दूर रहना चाहिए। यू शुड नो व्हाट मेक्स यू हैप्पी, यू शुड नो हाउ यू कैन अफोर्ड इट, और उसके लिए आप प्लान कर सकते हो और आप डेफिनेटली अपनी खुशी को पा सकते हो, ऐसे कोई प्रॉब्लम नहीं दोस्त को लड़की पसंद है तो तुम शादी थोड़ी ना करोगे इसके साथ। जी। इसमें ना इफ आई गो बैक, पेरेंट्स की जनरेशन पे चले जाऊं या 15 साल पीछे चले जाऊं, 90s में ही चले जाऊं, तो उस टाइम पे ऑप्शंस टू स्पेंड भी कम थी एंड इन्फ्लुएंस टू स्पेंड भी कम था। आज की डेट में कहीं ना कहीं वो एनवायरनमेंट क्रिएट कर दिया जाता है कि हर चीज, हर मार्केटर क्या कोशिश कर रहा है कि आपकी पॉकेट से पैसे निकले, राइट? सो एवरीवन इज ट्राइंग। डोमिनोज बोलेगा कि भाई खुशियों को होम डिलीवर कराओ, कोक बोलेगी हैप्पीनेस ओपन कराओ, एप्पल बताएगा भाई फोन मतलब आईफोन। जी जी। सो इस टाइम पे एक ये भी प्रॉब्लम है कि अंडरस्टैंडिंग कि मेरी खुशी है क्या, बिकॉज हर वक्त आपको डेटा दिया जा रहा है कि तेरी खुशी ये है, तेरी खुशी ये है, क्लास तो यही है, कॉन्फिडेंस तो यही है, सोसाइटी में तूने रहना है तो ये चीजें तेरे पास होनी चाहिए। फास्ट फैशन के साथ उसको, मतलब वो घर से निकलेगा, कॉलेज में जाएगा तो उसको चाहे मतलब कंपैरिजन आएगा ही आएगा कि इसके कपड़े और मेरे कपड़े। जी जी जी। सो यहाँ पे एक इंसुलेशन कैसे क्रिएट करे कोई? देखिए सर, ये तो एक व्यक्ति को ही हैज टू सिट विद हिमसेल्फ। अगर आपको यही नहीं पता चल रहा कि आपको खुश क्या कर रहा है, तो आई थिंक आप तो काफी मिजरेबल स्टेट में हो। मतलब और आप ये सोचो कि मैं दूसरे की खुशी को बोरो करके मैं खुश हो जाऊंगा, वो भी नहीं होने वाला। क्योंकि हर बार आपको एक खोखला एक्सपीरियंस लगेगा। अब वही कोल्ड प्ले वाले का बच्चा, अगर 10 दोस्त गए हुए हैं, बाकी तो झूम रहे हैं, नाच रहे हैं, क्योंकि उनको गाना समझ आ रहा है, ये भाई को तो गाना भी नहीं समझ आ रहा। वो जैसे बचपन में इंग्लिश मूवीज के लिए जाते थे, इसने ताली बजाई, इसने हाँ तो मेरे को भी बजानी है, क्योंकि इंग्लिश इतने अच्छे से आती नहीं है। तो वो वाला हाल हो जाएगा। बोरोड एक्सपीरियंसेस विल नेवर गिव यू हैप्पीनेस, ये तो श्योर है। अब विच एक्सपीरियंसेस विल गिव यू हैप्पीनेस, यू हैव टू टेस्ट। आपको देखना है आपको क्या चीजें पसंद आ रही हैं, आपको देखना है कि आपको बचपन में कौन सी चीजें ज्यादा भाती थी, ट्रैवल ज्यादा भाता था, कौन सी चीजें आप मिस करते थे, तो वो चीजों को आप फोकस कीजिए। एंड आई थिंक ओवर इयर्स इन लाइफ यू विल इवॉल्व, और आपको कहीं ना कहीं उसका जो है पता चल जाएगा कि आपको पसंद क्या आता है। बट यू हैव टू सिट विद योरसेल्फ, यू कांट गो बोरोड ऑन दिस, ऑन हैप्पीनेस। आई वुड से बहुत बार ये सवाल ही नहीं, कई बार लोगों ने खुद को पूछा होता कि मुझे क्या चीज की खुशी देती है, जस्ट गेटिंग कैरिड अवे, अच्छा ये है तो ये कर लेते हैं, उसने वो किया तो ये कर लेते हैं। मैं रिसेंटली आई वाज हैविंग अ डिस्कशन विद समवन के अगर मोबाइल फोन्स ना अलाउड हों कॉन्सर्ट्स में, या फिर जितने फिटनेस इवेंट्स हो रहे हैं, जितनी चीजों में आजकल हम सोशल मीडिया पे स्टोरीज देख रहे हैं, इफ स्टोरी पोस्टिंग इज नॉट अलाउड, प्रोबेबली फुटफॉल ही आदि हो जाए इन चीजों की। एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली। राइट, बहुत कुछ वैलिडेशन के लिए हो रहा है कि मैं भी वहां पहुंचूं और स्टोरी डालूं। बिल्कुल। मैं उसको कहा, मैंने बोला तूने 1 लाख रुपए दिए, तू इंस्टाग्राम पे रील डालेगा, तेरे को 500 लाइक्स आएंगे, ठीक है? अब तेरा 1 लाख 200 रुपए का हो गया, तो अब तूने 200 रुपए का 1 लाख खरीदा है। तो यू कैन नॉट इवैल्यूएट विद व्हाट अदर पीपल थिंक अबाउट यू। एक्चुअली क्या है सर, मैं ना बड़ी इंटरेस्टिंग एक रिसर्च पढ़ रहा था, उसमें लिखा कि 20 to 30 की एज जो होती है, उसमें आप बहुत सोचते हो दूसरे मेरे बारे में क्या सोच रहे हैं, ठीक है? 30 to 40 की एज होती है जब आप बोलते हो भाड़ में जाए दूसरे मेरे लिए क्या सोच रहे हैं, और 40 के बाद आपको रियलाइज होता है एक्चुअली आपके बारे में कोई सोच ही नहीं रहा था। तो अगर ये 40 वाली नॉलेज आपको 20 में आ जाए कि वर्ल्ड इज नॉट थिंकिंग अबाउट यू। एक लड़का आया, उसने बड़ा पैसा बचा के ना लुई विटॉन की बेल्ट खरीदी। अब सर आप सोचिए, लुई विटॉन की बेल्ट आप भी जानते हैं, लाख 1.5 लाख रुपए की तो बेयर मिनिमम होगी। अब वो आया और घर से ऑफिस वो आ रहा है ऑटो में। अब वो ऑटो से उतरता है लुई विटॉन की बेल्ट पहन के। मैंने उसको बुलाया, मतलब तूने ये लुई विटॉन की बेल्ट खरीदी? हाँ सर ओरिजिनल है। मतलब नहीं नकली है। बोला सर क्या बात करो, ओरिजिनल में बिल दिखा दूंगा। मतलब दुनिया को दिखाते हुए घूमेगा। मतलब तू ऑटो से उतर रहा है लुई विटॉन की बेल्ट पहन के, तेरा इकोसिस्टम लुई विटॉन वाला नहीं है।
भाई या तो तेरी गाड़ी वैसी हो, तेरा घर वैसा हो, तो पूरा इकोसिस्टम तेरा लुई विटॉन वाला हो, तो आदमी समझता है कि ठीक है। मतलब आज मैं अगर नकली लुई विटॉन पहन के आ जाऊं तो भी लोग असली मान लेंगे। मतलब बेटा ब्रांड्स मत पहनो, खुद को ब्रांड बनाओ। पहले अपने इकोसिस्टम को उस लेवल का लेके आओ कि ये सारी चीजें उसमें मैच करे। ठीक है, आज आप आईफोन तो ले आओगे, पर लोगों को पता है ये आईफोन आया ईएमआई पे ही है। तो जो हालत बहुत खराब है बाहर, मैं ये सब पढ़ता रहता हूँ, मेरे को बड़ा अजीब लगता है कि यार एक छोटी सी चीज पे लोग आज इतना ज्यादा रिएक्ट करने को तैयार हो गए हैं क्योंकि इतना इंपॉर्टेंट हो गया उनके लिए। यहीं पे इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, वो स्वाध्याय करना जो जिसकी आपने बात करी थी बहुत जरूरी है कि सिट विद योरसेल्फ एंड एक्चुअली थिंक व्हाट डू यू वांट, तुम्हारे वाई क्या है, तुम्हारी एस्पिरेशंस क्या है। वॉरेन बफेट इस पे एक बहुत अच्छी बात बोलते हैं राइट डाउन 10 मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स ऑफ योर लाइफ एंड स्ट्राइक द लास्ट 5। कि पहली 10 चीजें बहुत जो आपको खुश करेंगे वो लिख लो और उसमें से आखिरी 5 पे काटा मार लो और फोकस करो ये पहली 5 अचीव हो जाए। अगर ये पहली 5 भी अचीव हो गई ना तो आप बहुत खुश हो जाओगे लाइफ। अब वो अपनी इन्वेस्टमेंट जर्नी शुरू करे या व्हाट वुड बी योर सजेशन, व्हाट नेक्स्ट? ये 3 टिक हो गए या 2 टिक हो गए, व्हाट नेक्स्ट? हमें जब हम सीएफए कर रहे थे तो गोल बेस्ड इन्वेस्टिंग सिखाई जाती थी कि आप गोल बना लीजिए। आपको 3 साल में फॉर एग्जांपल आपको शादी करनी है, 5 साल में आपको गाड़ी चाहिए, 10 साल में आपको घर चाहिए, 20 साल में आपको फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट। तो ये आपने गोल्स बना लिए। अब मैनिफेस्टेशन क्या करेगा, इन गोल्स को आपको इंटरनलाइज करवाएगा थ्रू विजुअलाइजेशंस, थ्रू एक्सपीरियंसेस। तो आप उसके थ्रू आप उसको करोगे, बट उसके लिए प्लान भी तो बनाना पड़ेगा। आपको पता तो ना मेरे को 3 साल में शादी करनी है, 10 लाख रुपए चाहिए, 15 लाख चाहिए, तो कैसे आएंगे? तो हमारी जो निवेश होता है वो गोल बेस्ड इन्वेस्टिंग होती है। तो आप अब तय करते हो कि मुझे कौन से साल में कितने पैसे चाहिए और किस पर्पस के लिए चाहिए। और जो आपके सारे गोल्स हैं वो लाइफ इवेंट्स है, चाहे शादी हो गई, घर हो गया, गाड़ी हो गई, रिटायरमेंट हो गया, ये सारे लाइफ इवेंट्स हैं। अब हर गोल के लिए आपको एक एसआईपी या म्यूचुअल फंड या इन्वेस्टमेंट या गोल्ड या जो भी एसेट क्लास है वो आपको डिफाइन करना पड़ता है कि मेरे को इसमें इन्वेस्ट करना है। तो अगर कोई यंगस्टर है और अभी उसको बिल्कुल क्लैरिटी नहीं है कि मेरे लाइफ के गोल्स क्या हैं, तो वो नॉर्मली सिंपल समझ ले कि मेरे लिए एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग मैं करने वाला हूं। और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग के लिए वो हमारी भारतीय मार्केट्स की टॉप 500 कंपनीज में निवेश कर सकता है। अब वो डायरेक्ट करने बैठेगा तो उसको रिसर्च करनी पड़ेगी। उसकी जगह एक इंडेक्स आता है निफ्टी 500, वो निफ्टी 500 में जो है इन्वेस्ट कर सकता है थ्रू अ म्यूचुअल फंड और आराम से अपनी एसआईपी चलाते 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 उसमें निवेश करता है। तो जैसे जैसे भारत की 500 टॉप कंपनीज बढ़ेंगी उसका भी पैसा साथ साथ बढ़ने लग जाएगा। इट इज एज सिंपल एज दैट। और अगर वो गोल बेस्ड करना चाहता है फिर उसको थोड़ा प्लानिंग करनी पड़ेगी, अपना नंबर्स समझने पड़ेंगे कि कौन से गोल के लिए कितना पैसा चाहिए, कब चाहिए, और थोड़ा एसेट एलोकेशन करना पड़ेगा कि कहां कहां में पैसा डाल सकते हैं। किस तरह की रेशियो होनी चाहिए? देखिए मुझे ऐसा लगता है कि कोई भी व्यक्ति की वंस योर इमरजेंसी फंड एंड वो हो चुका है, 25 से 30% से नीचे इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए उसको। अगर आपकी 30,000 तनख्वाह है तो आइडियली 7,500 से लेकर 10,000 रुपए के बीच में आपका निवेश होना ही चाहिए। और अब तो एफएम ने आपको 12 लाख तक जो है टैक्स मुक्त कर दिया है, तो अब आपको कोई टैक्स भी नहीं देना है, नहीं तो आपको 5 लाख 6 लाख पे टैक्स देना पड़ जाता था। चाहे वो 2,000-3,000 रुपए का था, वो सेम पैसा उठ के अब एसआईपी में भी जा सकता है, कंजम्पशन में भी जा सकता है, दोनों जगह जा सकता है। पर ज्यादा अगर आप निवेश करेंगे तो ऑब्वियसली उसका फायदा आपको मिलेगा। तो जो भी आपकी तनख्वाह है उसका 25 से लेकर 30% आपको निवेश करना ही चाहिए, मिनिमम ये अमाउंट तो करना ही चाहिए। अब उसका आगे कैसे करना है, अगेन वो गोल्स पे डिपेंड करता है, कौन से गोल्स के लिए कितना करना है। सो 25-30% हो गया इन्वेस्ट एंड रेस्ट कैन बी डिवाइडेड बिटवीन योर नीड्स, वांट्स, जो भी आपकी सारी चीजें आपको खर्चा करना है, अच्छे से जिंदगी जीनी है, सबके बीच में करा जा सकता है। और मैं तो काफी लोगों को देखता हूँ जो ये नंबर 50% तक ले जाते हैं। वो कहते हैं सर खर्चा है नहीं ज्यादा, सब कुछ जब पैसा बचा रहता है निवेश कर देते हैं, तो दे आर एक्सेलरेटिंग देयर फाइनेंशियल फ्रीडम। देखिए सर, कंपाउंडिंग इंटरेस्ट का फॉर्मूला हमें बचपन में सिखाया तो गया था, समझाया नहीं गया था। सिखा दिया था A = P × 1 + R⁴ बहुत सिंपल से सिखा दिया। इसके 3 कंपोनेंट्स है सर। आप पैसा कितना डालते हो, वो रिटर्न्स कितना कमाता है और कितनी देर के लिए कमाता है। पैसा कितना डालते हो, वो रिटर्न कितना कमाता है और कितनी देर के लिए कमाता है। ये ही 3 चीजों पे आपका फाइनल आउटकम डिपेंड करता है। अब आते हैं पैसा कितना डालते हो, जितना ज्यादा डालोगे उतना ज्यादा अच्छा है। ठीक है, तो अगर आपका किसी का सेविंग्स रेट 20% है, इन्वेस्टमेंट रेट 20% है वर्सेस किसी का 30% है, तो वहीं जीत मिल गई उसको सबसे पहले। पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, वो रिटर्न्स कितना कमाता है। सर ये किसी के हाथ में नहीं है, किसी के हाथ में नहीं है, और सारे लोग कंट्रोल इसी को करना चाहते हैं कि यार मेरे को ज्यादा रिटर्न्स बन जाए। और तीसरा एलिमेंट है कि आप कितनी देर के लिए पैसा डालते हो। और मजेदार बात यह है कि कितनी देर के लिए पैसा डालते हो वो पावर में है, बाकी सब मल्टीप्लिकेशन में है। तो यानी सबसे ज्यादा इंपैक्ट आपके इन्वेस्टमेंट पे टाइम का होने वाला है, ना आप कितना डाल रहे हो ना रिटर्न्स का। अगर मैं ज्यादा रिटर्न्स पे डाल रहा हूं पर कम देर के लिए डाल रहा हूं तो मुझे उतना पैसा नहीं बनेगा। पर अगर मैं कम पैसा डाल रहा हूं, कम रिटर्न्स पे डाल रहा हूं,
पर बहुत ज्यादा देर के लिए डाल रहा हूँ, मुझे उसका बहुत फायदा मिलेगा। आई अंडरस्टैंड मैजिक ऑफ कंपाउंडिंग। एक बार फॉर एवरीवन हु इज वाचिंग, टाइम का जो पावर है, अगर हम नंबर्स या एग्जांपल के साथ एक्सप्लेन कर पाए कि कितना फर्क आ जाता है, क्योंकि सुन के शायद वो इफेक्ट नहीं आएगा जो नंबर से समझ आएगा। कि एक म्यूचुअल फंड लॉन्च हुआ 1995 में, हम्म, इसका नाम है HDFC फ्लेक्सी कैप, हम्म, आज भी चल रहा है। हम्म। और वो यूनिट जब लॉन्च हुआ था सर 10 रुपए का हुआ था। अच्छा। ठीक है, अब आप बोलिए सर कि हमारे यहाँ ना जब जमीन खरीदता है कोई और 10 साल बाद देखता है, 20 साल बाद देखता है, वो क्या बोलता है कि मेरे पिताजी ने 10 लाख रुपए में जमीन ली थी, आज वो 2 करोड़ की हो। हम्म। कितने साल हो गए? 30 साल हो गए, पर देखो हम्म। 10 लाख के 2 करोड़ हो गए जी, वेरी गुड, कॉन्ग्रेचुलेशंस। अब म्यूचुअल फंड्स में कोई गुना में नहीं देखता, सब CAGR में देखते हैं कि साल का कितना बढ़ा, 15%, 20%, 12%। अब ये 10 रुपए का फंड सर आज 30 साल हो गए, आज वो फंड है 2200 रुपए का। 10 रुपए का फंड इज 2200 रुपए का। 10 रुपए का इस 2200 रुपए। कितने गुना हो गया सर? 220 टाइम्स। मतलब किसी के फादर ने 10 लाख रुपए डाले होते हाँ। प्लॉट की जगह उसमें, तो आज वो 22 करोड़ रुपए होते। ठीक है, और किसी ने अगर 10,000 रुपए की SIP भी की होती 30 साल के लिए, हाँ। तो वो भी अमाउंट आज करीबन 20-21 करोड़ रुपए होता इन दिस फंड। डाला कितना था? 36 लाख रुपए ओवर 30 इयर्स। बना कितना? 22 करोड़ रुपए, 21 करोड़ रुपए। ये है मैजिक ऑफ कंपाउंड। अब इसका एक और बताता हूं। आज सर वॉरेन बफेट की कंपनी जो है बर्कशायर हैथवे, उसका एक शेयर $7.5 लाख का है। इंडियन रुपीस में देखें तो करीबन 6.5 करोड़ रुपए का एक शेयर है। अब जब उन्होंने लॉन्च किया था तब वो $1 का था 1965 में, और आज वो कितने का हो गया सोचिए? करीबन $1 तब इंडियन रुपीस में देखा जाए तो मुश्किल से 3-4 रुपए था। ठीक है, और आज वो हो गया है करीबन 7-8 करोड़ रुपए का। ठीक है, अगर किसी ने 1965 से लेकर 2025 60 इयर्स तक 1000 रुपए की SIP की होती इसमें, तो उसने 7,20,000 रुपए डाले होते। सो एनी गेसेस वो अमाउंट कितना होता आज? बता दो। द आंसर इज 794 करोड़। उसके पास 100 शेयर होते आज बर्कशायर हैथवे के। हाँ, सिर्फ 100 शेयर्स होते, पर 100 शेयर्स की वैल्यू 794 करोड़। So, ऐसे असीम एग्जांपल्स है। किसी ने जब एनवीडिया का शेयर था, किसी ने अगर आईफोन 1 20,000 रुपए का था, तब एनवीडिया का शेयर खरीदा होता तो आज वो 1 करोड़ 20 लाख रुपए होते। 20,000 के 1 करोड़ 20 लाख होते। ऐसी कई कहानियां आपको मिलेंगी, और वो कहीं ना कहानियां लोग मजाक उड़ाते हैं, पर 20 साल बाद रिग्रेट करते हैं, यार काश डाल ही दिया होता यार। 5 साल बाद भी रिग्रेट करते हैं, काश डाल ही दिया होता यार। मैंने जो म्यूचुअल फंड्स 10 साल पहले खरीदे थे, वो 6-6 गुना हो गए हैं, 7-7 गुना हो गए हैं, और अभी 10 साल हुआ है। अब आप सोचिए कि अगले 10 साल में वो 6 गुना होंगे तो वो 36 गुना हो चुके होंगे, और उसके अगले 10 साल में जब वो 6 गुना होंगे तो वो 216 गुना हो चुके होंगे। तो मुझे करना क्या है? आई डोंट हैव टू डू एनीथिंग। देयर इज नो इंटेलिजेंस रिक्वायर्ड, देयर इज नथिंग रिक्वायर्ड। एक ही चीज रिक्वायर्ड है, वो है पेशेंस। अमेजिंग। इसी कॉन्टेक्स्ट में एक एग्जांपल अगर हम और ऐड कर दें, जस्ट टू अंडरस्टैंड दिस, बिकॉज जब मैं बात करता हूँ विद 20-year-olds, तो एक टाइम पे आके शुरू कर देंगे इन्वेस्टमेंट, तो 22-23 में करना वर्सेस 30 में करना, आई बिलीव वुड क्रिएट अ बिग डिफरेंस। बिल्कुल, राइट। बिल्कुल। किस तरह का डिफरेंस? सर देखिए, अगर कोई 10 साल पहले इन्वेस्टमेंट चालू कर दे, सिर्फ 10 साल पहले, तो 10 साल बाद जो इन्वेस्टमेंट चालू करेगा, और अगर दोनों का होराइजन 30 इयर्स का है, तो ही हैज टू इन्वेस्ट 3 टाइम्स मोर टू मेक इक्वल अमाउंट ऑफ मनी। 3 टाइम्स मोर। मैं 10,000 से स्टार्ट करूंगा, 30 साल पैसा डालूंगा, वो मेरे साथ मेरे 10 साल बाद डालेगा, उसको मेरे जितना पैसा लाने के लिए 30,000 रुपए डालना पड़ेगा, और उसके 10 साल बाद डालेगा तो उसको 1 लाख रुपए डालना पड़ेगा। इतना फर्क पड़ जाता है, क्योंकि सर वो n ऊपर है ना पावर में। वो तो कंपाउंडिंग का सबसे बड़ा एलिमेंट तो समय है। वो महाभारत में समझते मैं समय हूं। तो समय ही है, ऊपर वाला बहुत पावरफुल और ऊपर वाला बहुत पावरफुल है। नाइस, वेरी इंपॉर्टेंट। इसीलिए सूनर द बेटर। एब्सोल्युटली। एज सर मैं कहता हूं, मुझे कोई ये बोले कि जो मैं 25,000 कमाता हूं, मैं 1,000 रुपए नहीं निवेश कर सकता, वो झूठा है। 25,000 कमाता हूं, 1,000 रुपए नहीं निवेश कर सकता, वो झूठा आदमी। तुम ये सोच लो, तुम्हारी 25,000 है ही नहीं तनख्वाह, तुम्हारी 24 है। तुम्हारी 20,000 है ही नहीं, तुम्हारी 19 है। अब तुम 50,000 रुपए हो गए तो तुम सोचो मेरी 45 है, 5,000 नहीं है जी। जब तक आप ये सोच नहीं लाओगे, तब तक आप निवेश में पैसा नहीं कमा पाओगे। सर वॉरेन बफेट 11 की उम्र से चालू हुए, आज 93 के हैं, 82 इयर्स। उनका पहला बिलियन आने में 45 साल लगे थे, और अगले 30 साल के अंदर, 30-35 साल के अंदर वो 1 बिलियन 150 बिलियन बन गया। सोचिए, पहला बिलियन लाने को उनको 45 साल लगे, और अगला 149 बिलियन लाने को उनको सिर्फ 30 साल लगे। दिस इज द पावर ऑफ कंपाउंडिंग।
Right. जस्ट वेट फॉर इट। मैं आपको सर एक और उदाहरण देता हूँ। हाँ। अगर मैं कहता हूँ आज मेरे पास एक 6 करोड़ का पोर्टफोलियो है म्यूचुअल फंड का। हम्म, मैं सर आगे लाइफ में अब कुछ नहीं करना चाहता, मैं कोई निवेश नहीं करूंगा, कुछ नहीं करूंगा, पैसे उड़ाऊंगा, मजे करूंगा, जो कमा रहा हूं पूरा उड़ा दूंगा, बस ये 6 करोड़ को नहीं छूंगा। हम्म, और सर ये 12% पे कंपाउंड कर गया, तो ये हर 6 साल में डबल हो जाएगा। हम्म, तो 30 साल में कितना होगा? तो लोग सोचते हैं अच्छा हर 6 साल में डबल हो जाएगा, तो 5 बार डबल होगा। तो 5 बार डबल इज 2 into 5 10। नहीं सर, इट इज 2 raised to 5 विच इज 32। अब 6 करोड़ 32 गुना होगा 30 साल में, तो वो बन जाएगा 200 करोड़ रुपए। तो मुझे पता है मेरे पास 30 साल बाद जो है 200 करोड़ रुपए पड़े होंगे। अब लोग इसको सुन के हंसते हैं, अरे यार तुम पागल बना रहे हो, ये कर रहे हो। मुझे पता है ये होने वाला है। हाँ 200 नहीं होगा, 140 हो जाएगा, 150 हो जाएगा, या दो भगवान की कृपा ज्यादा रही तो 200 का 250 भी हो जाएगा। हाँ। पॉइंट बहुत सिंपल है सर कि एक पॉइंट के बाद कंपाउंडिंग इतना मैजिकल हो जाता है, इतना स्पीड से लेके जाता है कि आप एनविसाज ही नहीं कर सकते कि वो हो भी पाएगा कि नहीं। पर वो टाइम लोग नहीं देते। कि रिसेंटली आई थिंक निखिल कामत की स्टेटमेंट थी कि इंडिया में मेजॉरिटी लोग स्टॉक मार्केट में जो ट्रेडिंग करते हैं, मेजॉरिटी लोग उसमें कमाते नहीं हैं। और दूसरी तरफ मैं देखता हूँ बहुत सारे लोग कॉलेज से ही शुरू हो जाते हैं एंड अगेन 20s में 30s में इंडिया में बहुत लोग ट्रेडिंग के अंदर लगे रहते हैं। सो ये जो कल्चर है ट्रेडिंग का, एक तरफ कह रहे हैं ट्रेडिंग में कमाई नहीं हो रही और दूसरी तरफ हर कोई ट्रेडिंग के साइकिल में घुस रहा है, ट्रेडिंग के अंदर जा रहा है। इज इट सजेस्टेड? शुड दे गो फॉर इट? देखिए सर, इसमें दो चीजें बहुत महत्वपूर्ण हैं। क्या ट्रेडिंग एक करियर है? यस, बिल्कुल है। तो वी कैन डिनाई कि ट्रेडिंग करियर नहीं है, बिकॉज लॉट ऑफ पीपल आर मेकिंग मनी आउट ऑफ ट्रेडिंग। और ग्लोबली लोग पैसा बना रहे हैं, ऐसा कुछ प्रॉब्लम नहीं है। बट दो इशू जो मुझे दिख रहे हैं, पहला है कि हम लोग केवाईसी करते हैं कि नो योर कस्टमर। हम लोग केवाई नहीं कर रहे। नो योर सेल्फ एंड योर वाई। तो केवाई करना बहुत जरूरी है कि क्या आपका स्वभाव है ट्रेडिंग का। फॉर एग्जाम्पल, आप बॉक्सिंग भी एक गेम है, क्रिकेट भी एक गेम है, फुटबॉल भी एक गेम है, गोल्फिंग भी एक गेम है, चारों गेम्स हैं, पर चारों के स्वभाव अलग है। बॉक्सिंग इंडिविजुअल गेम है, हाई एजिलिटी है, स्पीड है, और एक फटके में आप आउट हो सकते हो, नॉकआउट हो सकते हो। क्रिकेट आपको टाइम देता है, गोल्फ बहुत टाइम देता है, फुटबॉल में भी आपको टाइम मिल जाता है, हर टाइम आपको भागने की जरूरत नहीं है। अगर आप कहीं सेक्शन में हो तो बॉल अगर उस तरफ है ही नहीं तो आप रुक सकते हो। पर बॉक्सिंग एक ऐसा गेम है जो आप रुक ही नहीं सकते, इट इज क्लोज टू इम्पॉसिबल। 2 मिनट का बाउट है तो उस 2 मिनट में तो आप नहीं रुक सकते। ट्रेडिंग इज वेरी मच लाइक बॉक्सिंग। तो क्या आपका स्वभाव है बॉक्सिंग वाला? पहले ये तो चेक करो। नो योर सेल्फ। डू यू रियली वांट टू प्ले दैट गेम? इट कैन बी प्लेड। ऐसा तो है नहीं कि बॉक्सिंग नहीं खेली जा सकती, लोग खेल ही रहे हैं बॉक्सिंग। पर डू यू वांट टू प्ले इट इज अ बिगर क्वेश्चन। तो सबसे पहले आप ये चेक करो कि आप वो गेम में जा सकते हो, क्योंकि उसमें जब फटका पड़ा तो बहुत बुरे वाला पड़ेगा, और नॉकआउट के बाद अपने आप को फिर से उठा के अगली गेम के लिए तैयार करना इज गोइंग टू बी वेरी डिफिकल्ट। दैट्स पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2 इज कि पीपल थिंक दैट इट इज अ मशीन टू बिकम रिच ओवरनाइट। मुझे इस पे पढ़ाई नहीं करनी पड़ेगी, एजुकेशन नहीं, क्या जरूरत है, एक यूट्यूब की वीडियो देखेंगे और हो जाएगा काम। ऐसा नहीं है। मेडिसिन में अगर आपको 5 साल लग रहे हैं और उसके बाद आप फिर जूनियर डॉक्टर बनते हैं 10-15 हज़ार की सैलरी में, धीरे 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 करके आप सर्जन बनते हैं, आप एमबीए करते हैं, 5 साल लग जाते हैं बीकॉम एमबीए करने में, इंजीनियरिंग करने में 4 साल लग जाते हैं। तो ट्रेडिंग से क्यों ऐसी उम्मीद है कि 2 महीने 3 महीने में आप जो है सुपर सक्सेसफुल जाओगे? आप ये लेके चलो कि पहले 3 साल आप ट्रेडिंग से पैसा नहीं कमा पाओगे। 3 साल आप नहीं कमा पाओगे, क्योंकि तब तक तो आप सीख ही नहीं पाओगे। आपको जब झापड़ लगने चालू होंगे तब तो आप सीखोगे। फर्स्ट 3 इयर्स यू कैन नॉट मेक मनी। आप कोई भी अच्छे सक्सेसफुल ट्रेडर से बात करो, सब यही कहेंगे 3 साल 4 साल 5 साल, यही नंबर्स निकल के आएंगे कि भाई लगता है टाइम इतना। उसके बाद आपका कॉन्फिडेंस बढ़ता है, उसके बाद आप धीरे धीरे ट्रेड्स बड़े लेते हो, आप अपना इमोशनल कंट्रोल रख पाते हो। गेम इमोशन का ज्यादा है, स्ट्रेटजी का कम है। तो ये आपने सीखा ही नहीं है। आपने तो कोई एक कमरे में अपने आप को बंद कर लिया, 4 कंप्यूटर लगा लिए, ब्लू कलर की लाइट लगा ली और सोचा कि भाई हो गया, इंस्टाग्राम पे जैसे दिख रहा है हम भी बन जाएंगे वैसे ट्रेडर। सो ट्रेडर बनना एक जर्नी है, ट्रेडर बनना एक चॉइस है। जैसे आर्मी में जाना एक चॉइस है, ठीक है, देश की सेवा करना एक चॉइस है कि भाई आप गोली खा सकते हो ना, तो वो एक चॉइस है। बोले पागल है क्या करेगा, मेरी चॉइस है। तो वैसे ही ट्रेडर बनना एक चॉइस है। इट्स लाइक अ बॉक्सिंग रिंग एंड यू हैव टू बी वेरी फास्ट, वेरी एजाइल, एक्सट्रीम इमोशनल कंट्रोल। इट कैन बी प्लेड बट देन यू हैव टू लर्न एंड प्रैक्टिस अ लॉट। वो 2 मिनट के बाउट के लिए लोग लगे रहते हैं, 18-18 घंटे प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो वो बहुत जरूरी है इसमें। इससे ईजियर तरीके हैं पैसे बनाने के, बिल्कुल हैं, ऐसा नहीं है। पर अगर ये करना है तो ये चीज है। और दूसरा, लर्निंग पे बहुत फोकस करना है, इमोशन बहुत फोकस करना है, और पहले 3 साल 1 रुपए की अपेक्षा नहीं करनी, कुछ पैसा नहीं बनने वाला।
और एक चीज जो इसके लिए बहुत जरूरी है वो है संगति। लोग क्या सोचते हैं मैं कमरे में बैठ के अकेला ट्रेडिंग कर लूंगा, वो नहीं हो सकता। ट्राई टू फाइंड अ ग्रुप ऑफ ट्रेडर्स, ट्राई टू फाइंड अ कम्युनिटी। व्हेन कम्युनिटी यू सी पीपल विनिंग, तो आपको लगता है हाँ यार ट्रेडिंग में पना चल सकता है, पैसा बन सकता है। पॉजिटिव रेफरेंस पॉइंट्स आपको मिलते हैं, आपको लगता है हाँ यार यहाँ पैसा बन जाएगा। तो देन यू स्टार्ट थिंकिंग, स्टार्ट टॉकिंग टू सक्सेसफुल ट्रेडर्स, यू स्टार्ट रीडिंग अबाउट देम। तो फिर आप थोड़ा थोड़ा वो हैबिट्स डेवलप करते हो। इट टेक्स टाइम सर। मैं भी बहुत टाइम से ट्रेड कर रहा हूँ, मेरे भी प्रॉफिटेबल मैं शायद पिछले 3-4 साल से हुआ हूँ। मैंने बहुत गलतियां करी, बहुत पैसा हारा, 10 लाख रुपए से ऊपर मैं हार चुका हूँ ट्रेडिंग में। बट मैंने रियलाइज किया कि व्हाट इज माई स्ट्रेंथ, व्हाट इज माई वीकनेस, व्हाट सूट्स मी, व्हाट डजंट सूट मी। एक चीज और जो ट्रेडिंग में होती है वो है फ्लोटिंग विद स्ट्रैटेजीज। मतलब आज किसी और की स्ट्रैटेजी, कल किसी और की स्ट्रैटेजी, परसों किसी और की स्ट्रैटेजी। तो वो जैसे ब्रूसली बोलते थे ना कि आई डोंट फियर अ पर्सन who knows 10,000 kicks, I fear a person who has practiced one kick 10,000 times. Trading is pretty much similar to that, कि आप मल्टीपल स्ट्रैटेजीज के साथ फ्लोट नहीं कर सकते। कल चलो हिमेश सर वाली पसंद आ गई, नहीं नहीं यार उनकी में लॉस हो गया, अब संजय सर वाली पसंद आ गई, चलो उसमें लॉस हो गया, अब किसी और की देख लेते हैं। तो ऐसे नहीं चलता। यू हैव टू स्टिक टू समथिंग फॉर एटलीस्ट अ ईयर 2 years टू लिव दैट स्ट्रैटेजी। इसमें गो डीप जाना पड़ता है। अब जो हम स्ट्रैटेजी यूज करते हैं, मैं पिछले 5 साल से यूज कर रहा हूँ, वी डोंट चेंज आवर स्ट्रैटेजी एट ऑल, जरूरत ही नहीं पड़ती। पर अब मसल मेमोरी बन गई है उस स्ट्रैटेजी में। अब हमारे को कितना भी पैसा दाव पे लगाओ, हमारे को टेंशन ही नहीं होती। 2 करोड़ लगा है, कोई प्रॉब्लम नहीं। हमें पता है कि हमारा रिस्क क्या है, रिटर्न क्या है, कितना खो सकता हूँ, क्या वर्स्ट मेरे साथ होगा तो मेरे कितने सॉरी टू यूज द वर्ड कपड़े फटेंगे। तो सब पता होता है हमारे को। तो इतना करने के लिए बहुत मेहनत लगती है। बट यही मेहनत के बिना लोग चाहते हैं कि हम पहले दिन ये कर लें, वो पॉसिबल, दैट्स नॉट पॉसिबल। सो कंप्लीट जर्नी। Yes, it's like any other education or any other career. It is not a part time job. Part time is past time. ये पार्ट टाइम नहीं है कि मैं ऑफिस में हूँ और मैंने ट्रेड ले लिया और मैं उसके बाद उसमें सक्सेसफुल हो जाऊंगा, मैं रात को क्रिप्टो में कर लूंगा, फिर रात को 24 घंटे जगा रहूंगा। ये सब नहीं कर सकते। इट्स अ प्रॉपर, इफ यू वांट टू डू इट लाइक अ बिजनेस। यू विल लूज सम, यू विल विन सम। एंड आई थिंक मेजॉरिटी लूज इसलिए ही कर रहे हैं बिकॉज इट्स लाइक अ ट्रेंड यस, कि भाई वो उसने किया, नेट पे आया, वीडियो हाँ। देखा, मैं भी कर लेता हूँ। कोई नॉलेज नहीं है, कोई बहुत ज्यादा उसको उसकी Practice जर्नी नहीं है। कवर नहीं करी, हाँ। प्रैक्टिस नहीं करी, वो उसको जो टाइम चाहिए वो दिया नहीं। एक्सपेक्टेशन रिटर्न वो वाली है जो लोग 5 साल की पढ़ाई के बाद कर रहे हैं, और लेकिन टाइम स्पेंट है फ्यू बिल्कुल, डेज फ्यू बिल्कुल। वीक्स। सर देखिए, डॉक्टर जब आपको बना रहे होते हैं ना, तो जितनी भी टेस्टिंग होती है बॉडी की, वो डेड बॉडी पे करी जाती है। एक लाइव पे तो करी नहीं जाती। वो तो जब आप ग्रेजुएट करते हो, उसके बाद 15-20 साल असिस्टेंट बनते हो, फिर आपको कहीं जाके एक लाइव बॉडी को छूने का मौका दिया जाता है अंडर सुपरविजन। ठीक है? नाउ कंसिडर कि आप घुसे अंदर, आपने 3 महीना कोई कोर्स वोर्स कर लिया या कोई वीडियोस देख लिया और आपने सारा कैपिटल डाल दिया। मेरे पास लोग आते हैं, सर मैंने 25 लाख का नुकसान करा, 40 लाख का नुकसान किया। मैंने तुम्हारा दिमाग खराब है। जब 2 लाख का हो गया था, 3 लाख का हो गया तो रुक जाते, पर रोका ही नहीं जाता। बिकॉज़ कंट्रोल करना नहीं सीखा ना। इट्स लाइक दैट सेम ऑफ साइड वाली बॉल आ रही है और आप ल्योर हो रहे हो कि भैया चलो ये वाली पे भी ड्राइव मारेंगे और पीछे कैच आउट हो रहे हो। तो आपको तो वो बॉल छोड़नी पड़ेगी ना, सीखना पड़ेगा बॉल छोड़ना भाई। तभी आपने कहा ना इट्स गेम ऑफ इमोशंस मोर Yes, देन द बिल्कुल। स्ट्रेटजी। स्किल की कमी किसी के पास नहीं होती। स्किल तो 10% है इसका पूरे गेम का। सिर्फ 10% है, क्योंकि स्किल तो मैं आपको अभी लिख के दे देता हूँ, ये मेरी स्ट्रैटेजी है। ड्रॉ डाउन ये है, स्टॉप लॉस ये है, टारगेट प्राइस ये है, एंट्री ये है, एग्जिट ये है। लिख दिया, खत्म। एक बहुत अच्छे ट्रेडर थे, उन्होंने एक बात बोली थी, अगर मैं अपनी स्ट्रैटेजी वॉल स्ट्रीट जर्नल पे भी डाल दूं ना, फिर भी लोग पैसा नहीं बना पाएंगे। बिकॉज दे लैक इमोशनल कंट्रोल एंड दे लैक डिसिप्लिन। तो ये दोनों Yes. सीखना है, बाकी सब आ जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। एक और चीज जिसमें बहुत स्ट्रगल करते हैं यंगस्टर्स हमेशा, वो है कि बजट कैसे करें। करना बहुत कुछ है, अब प्लानिंग कैसे करें। सो एनी सजेशन? सर बजटिंग ना हमारे जीवन का आधार है। इट्स लाइक गूगल मैप में करंट लोकेशन जो होती है ना, करंट लोकेशन के बिना वो आप डिजायर्ड लोकेशन डालोगे तो भी पाथ नहीं मिलेगा। तो हमारी गूगल की जो करंट लोकेशन है, वैसे ही लाइफ की करंट लोकेशन हमारी बजटिंग है। हमें पता होना चाहिए कि हमारा पैसा जा कहां रहा है। एटलीस्ट वी शुड बी इन कंट्रोल ऑफ आवर मनी। अब बहुत लोगों के साथ प्रॉब्लम क्या होती है, 3 बड़े मिथ हैं इधर। या तो वो सोचते हैं बहुत कम पैसा है, क्या बजटिंग करूंगा, या वो सोचते हैं बहुत ज्यादा पैसा है, बजटिंग करने की जरूरत नहीं है, या वो सोचते हैं बजटिंग करूंगा तो चिंदी हो जाऊंगा। ये 3 बड़े मिथ हैं बजटिंग के, और तीनों ही गलत है। जितनी बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, जितने बड़े हाउस होल्ड्स हैं, सब बजटिंग पे चलते हैं, बिल्कुल बजटिंग पे चलते हैं। अभी पॉडकास्ट चालू हुआ तो आप एक फैमिली के बारे में बता रहे थे मुझे, बिहाइंड द सीन्स, कि कैसे वो लोग भी पहले टेस्ट पे डालते हैं बच्चों को, पैसा नहीं देते, ताकि वो कम बजट में जीना सीख जाए, उसको पता चले कि कम पैसे में जीते कैसे। तो आपको बच्चों को बिगाड़ना नहीं है, आपको बजटिंग करनी पड़ेगी, सबको बजटिंग करनी पड़ेगी। तो बजटिंग आपके जीवन का आधार। अब बजटिंग कैसे करें? बहुत सिंपल है, एक एक्सेल शीट पकड़ें और अपने पिछले 3 महीने के खर्चों को बांट दें। और कैसे बांटे? एक होता है फिक्स्ड एक्सपेंस, एक होता है वेरिएबल एक्सपेंस, एक होता है पीरियोडिक एक्सपेंस। फिक्स्ड मतलब फिक्स्ड, कोई आपका रेंट जा रहा है,
आपका बिजली का बिल जाता है, आपका मेड का एक्सपेंस जाता है, कोई ईएमआई है तो वो जाती है, वो फिक्स्ड हो गया। उसके बाद होता है वेरिएबल। वेरिएबल होता है कि जाना तो है पर कितना जाना है वो नहीं पता। फॉर एग्जाम्पल आपका आप ट्रैवल करते हो ऑफिस के लिए, कभी बस से कर लेते हो, कभी ऑटो से कर लेते हो, कभी मेट्रो से कर लेते हो, तो आपको एग्जैक्ट नंबर नहीं पता, तो वो वेरिएबल हो गया। तीसरा होता है पीरियोडिक। पीरियोडिक मतलब कोई इंश्योरेंस का प्रीमियम आ गया, कोई सब्सक्रिप्शन आ गई, तो ये हो गए सारे पीरियोडिक एक्सपेंसेस। तो इस तरीके से अपना टेबल बना लीजिए कि मेरा फिक्स्ड एक्सपेंस क्या है, मेरा वेरिएबल क्या है, पीरियोडिक क्या है। तो ये आपको पास सामने क्लियर होना चाहिए। उसके बाद इसको एक रेशियो दे दीजिए कि भाई जो मेरी फिक्स्ड कॉस्ट है वो मेरी टोटल कॉस्ट का 60% होनी चाहिए। बचे हुए 40% में मेरे को वेरिएबल भी निकालना है और मेरे को पीरियोडिक भी निकालना है। अब उसमें जब आप खर्चा करने बैठेंगे ना, आपको अपने आप से घिन आने लग जाएगी, क्योंकि आप देखोगे आप स्विगी पे कितना पैसा डाल रहे हो, जोमेटो पे डाल रहे हो, उबर पे डाल रहे हो, ओला पे डाल रहे हो, बुक माई शो पे डाल रहे हो। आप देखोगे आप उनको गिफ्ट कर रहे हो पैसा, लिटरली। और वो क्यों कर रहे हो? क्योंकि आपने यूपीआई कनेक्ट करा हुआ है, और यूपीआई किससे कनेक्टेड है? आपके सैलरी अकाउंट से कनेक्टेड है, और सैलरी अकाउंट में सारा पैसा पड़ा हुआ है। ये दे धनाधन ले धनाधन आप यूपीआई बजाए जा रहे हो। मैं सब सारे यहाँ बैठे हैं ना, तुम लोग यूपीआई पे कितना खर्चा करते हो महीने का भाई लोग? नहीं, कितना कितना टोटल What is यूपीआई से the कितना total पैसा जाता है? एक को भी नहीं पता। एक को भी नहीं पता। तो भाई आज से पता कर लेना, ऐसा नहीं है तुम लोग के लिए मैंने पब्लिकली थोड़ी सी ट्रोल कर लिया तुम्हें, बट मतलब ऑब्जेक्टिव वाज वेरी क्लियर कि नहीं पता होता लोगों को कि आप कितना कर रहे हो। इसका अब पहले तो इसको जान लो कि आप कर क्या रहे हो, और उसके बाद थोड़ा सा रैशनलाइज करो। तो आपको पता चलेगा यार, अगर मैं स्विगी जोमेटो में महीने का 10,000 रुपए लगा रहा हूँ, क्या जरूरत है? मैं डाइन आउट करने 5-6 बार जा रहा हूँ, क्या इतनी जरूरत है? यहीं से पैसा बचेगा, यही वो आपके बकेट का लीक है जिसको आपको एमसील लगाना है और वहां से पैसा बचाना है ना। वो एड बहुत अच्छी लगी थी मेरे को कि वो ऊपर से पानी गिरा और वन मिट गया, तो खत्म हो गया मामला। तो ऐसे आपका भी कहीं वन ना मिट जाए इस वजह से। सो बहुत सिंपल है, ये करने के लिए आपको पिछले 3 महीने के एक्सपेंसेस रखिए, फिर टारगेट करिए कि मेरा जो यूपीआई का एक्सपेंस है वो मुझे नीचे लेके जाना है, 10% नीचे लेके जाना है। आज आपका सारा यूपीआई का एक्सपेंस 12,000 रुपए महीना हो रहा है या 10,000 रुपए महीना हो रहा है, अगले महीने 9 कर दो, सिर्फ 1,000 रुपए बचाओ, अगले महीने उसको 8 तक लेके चले जाओ। फिर क्या करो, एक अलग बैंक अकाउंट डालो और यूपीआई उससे कनेक्ट कर दो, और अपनी सैलरी अकाउंट से 8,000 रुपए पर मंथ उस बैंक अकाउंट में डाल दो। एक सीलिंग लग जाए, सीलिंग लग जाएगी। अभी क्या है सर, ओपन है पैसा, मेरी सैलरी अकाउंट से लिंक्ड है, तो सैलरी अकाउंट में तो पैसा पड़ा होगा तो वहां से चला जाएगा। अच्छा, उसके बाद क्या आप एफडी कर दोगे? एफडी में स्वीप इन होता है, अगर सैलरी अकाउंट से खत्म हो गया वहां एफडी से खिंच जाएगा, आपकी इन्वेस्टमेंट भी खराब हो जाएगी। क्यों करना है सब? चुपचाप एक तीसरा अकाउंट बनाओ, एक्सपेंस अकाउंट, और उस एक्सपेंस अकाउंट में यूपीआई का जितना पैसा आता है वहां से डालो और यूपीआई को उससे कनेक्ट कर दो और फिर खर्च करो, कोई प्रॉब्लम नहीं। सो बजटिंग में आपको फर्स्ट यू शुड नो वेयर योर मनी इज गोइंग, देन यू शुड टेल योर मनी वेयर टू गो। कि आपको पहले पता होना चाहिए आपका पैसा जा कहाँ रहा है, फिर उसको इंस्ट्रक्शन देनी है कि तुम्हें जाना कहाँ है। चिंदीगिरी नहीं करनी, हम सिर्फ देखना है कि रैशनलाइज कर सकते हैं, क्या कोई वेस्टेज हो रहा है हम उसको बचा सकते हैं। सर मैंने देखा है लोगों ने जिनकी तनख्वाह 40-40 हजार है, सिर्फ बजटिंग की एक्सरसाइज से सर साल का 25 से 30 हजार रुपए बचाए। 25 से 30 हजार में आप लद्दाख घूम के आ सकते हो, ऋषिकेश घूम के आ सकते हो, कोई ना कोई और भी अच्छी चीज कर सकते हो, इन्वेस्टमेंट कर सकते हो, तो कितना कुछ किया जा साल सकता में है। 1 महीना ऐड कर दिया आपने साल में 1 महीना तनख्वाह का ऐड कर दिया, जस्ट बाय डूइंग वन सिंपल एक्सरसाइज व्हिच टेक्स 1 आवर अ मंथ। आपने बीच में बोला था कि पैसे के साथ 6-7 तरह के रिलेशंस होते हैं, क्या था एग्जैक्टली, व्हाट काइंड ऑफ रिलेशंस? देखिए सर, पैसे के साथ सबका रिश्ता होता है, सबका होता है। एक जैसे इसकी कैटेगरीज होती है, पहला होता है एक सेवर होता है जो सिर्फ पैसा बचाता है, जीना ही नहीं जानता। ऐसे व्यक्ति के साथ क्या होता है ना, ये लाइफ की अपॉर्चुनिटीज को मिस करेगा, इन्वेस्टमेंट एंड हैप्पीनेस बोथ दोनों मिस कर देगा। एक होता है उसका 180 डिग्रीज ऑपोजिट, वो स्पेंडर होता है, एकदम ही स्पेंड करना है, उसको बार बार स्पेंड ही करते रहना, स्पेंड ही करते रहना। एक होता है अल्ट्रुइस्ट। अल्ट्रुइस्ट वो होता है कि जो बांटता रहता है पैसे। कुछ लोग होते हैं ना जो पैसा दे ही देते हैं, मतलब दोस्त ना खत्म है तो वो अपना घर जला के भी सामने वाले को गर्मी दे देंगे, ऐसे लोग होते हैं, मतलब उनको पता ही नहीं होता, वो जस्ट बह जाते हैं, इमोशन में बह जाते हैं। एक होता है जिनके लिए जो होते हैं इग्नोरेंट, कि मेरे को पैसा नहीं समझ आता, मेरे हस्बैंड देखते हैं, मेरी वाइफ देखती है, मेरे पापा देखते हैं, मेरे बच्चे देखते हैं, मेरे को मत बोलो, समझ ही नहीं आ रहा मेरे को, भागते हैं फाइनेंस। हाँ, मतलब एकदम डर जाते हैं फाइनेंस से, इग्नोरेंट होते हैं, टोटल इग्नोरेंट होते हैं। तो ये भी एक कैटेगरी है, और यहाँ जनरली फीमेल्स थोड़ी ज्यादा हैं जो अपने पेरेंट्स पे, हस्बैंड पे, बच्चों पे डिपेंड करती हैं फाइनेंशियल इंटेलिजेंस के लिए। तो ये एक रिलेशनशिप है पैसे के साथ। एक होता है जो पैसे के साथ अपनी सेल्फ वर्थ को कनेक्ट करता है ऑल द टाइम, कि मेरे पास पैसा होगा तो मतलब मेरे को खर्च करके दिखाना है ताकि लोग मेरी वाहवाही करें। एक होगा जो हमेशा पैसे को चेज ही करता रहता है, कि भाई कभी कुछ नहीं करना, अगला अपने आप को पोस्टेड चेक देता है। अभी उसने 5 साल पहले बोला था अगर मेरी तनख्वाह 1 लाख रुपए महीना हो गई तो मैं खुश हो जाऊंगा। अब 1 लाख हो गई तो अब वो बोलता है अब 2 लाख होगी तो खुश हो जाऊंगा। अब 2 लाख हो गई तो बोला 3 लाख होगी तो खुश हो जाऊंगा।
तो वो बेचारा नाखुश ही रहता। तो ये कुछ 5-7 तरीके के रिश्ते होते हैं आपके पैसे के साथ। तो आपको पहले पता करना चाहिए कि आपका पैसे के साथ रिश्ता क्या है। और कोई भी रिश्ता इन टोटलिटी गलत भी नहीं है और सही भी नहीं है। ठीक है, सिर्फ मैं कहूंगा कि कुछ एक दो जैसे इग्नोरेंट है, अल्ट्रूरिस्ट है, वो थोड़े से एक्सट्रीम है। बट अगर आप सेवर हो तो सेविंग अच्छा एटीट्यूड है, उसमें थोड़ा सा स्पेंडिंग मिलाना जरूरी है। ठीक है, तो ऐसे करके आपका एक राइट मिक्स होना चाहिए पैसे के रिलेशनशिप के साथ। आपका यू शुड नो व्हेन टू ट्रीट मनी इन व्हाट मैनर। मास्टर पैसा नहीं है, मास्टर आप हो, वो सर्वेंट है, उसका काम सर्व करना है। जैसे आज एआई आ चुका है, तो अगर अपन एआई से दब जाएंगे तो एआई हमारा मास्टर बन गया, पर अगर हम एआई से काम करवा ले तो हम उसके मास्टर बन गए, हम उससे ज्यादा अच्छा आउटपुट निकलवा सकते हैं। तो ह्यूमंस विल ऑलवेज बी मास्टर्स अगर हम उसको कंट्रोल करना सीखें। Right. So money can be a very good servant and very bad master. वेरी वेरी पैथेटिक मास्टर, Right. वेरी पैथेटिक मास्टर। एक बार हम उनके साथ पॉडकास्ट कर रहे थे, आर्ट ऑफ लिविंग के जो फाउंडर है गुरुदेव जी के जी साथ। तो उनको मैंने क्वेश्चन पूछा पैसे को लेके, तो आई रिमेम्बर इस लाइन के पैसा जेब में अच्छा है, दिमाग में नहीं। बहुत वेरी ब्यूटीफुल, सर पे नहीं चढ़ना चाहिए, बिल्कुल जेब में होना चाहिए। बिल्कुल। प्रेमानंद जी महाराज का भी एक बहुत अच्छा था कि हाँ। अर्थ जो है वो कभी आपके मस्तिष्क पर नहीं आना चाहिए। हाँ। तो एवरीबडी जो जिनके स्पिरिचुअल साइड बहुत स्ट्रांग है, Right. वो उसको फीट पे ही रखना पसंद करते हैं। इसमें गोइंग बैक हम्म। टू द रोड मैप, हम बात कर रहे हैं 20s में पहुंच गया, 30s में आ गया। अब जो एक गोल है, वो गोल है फाइनेंशियल फ्रीडम। जो आपने शुरू में वर्ड बोला था, मैंने लिख लिया था कि फाइनेंशियल फ्रीडम वो अचीव कर पाए। उसकी मेहनत कर रहा है, अर्निंग बढ़ रही है, आपने बताया उसने इन्वेस्ट करना शुरू कर दिया। नाउ एक ऑब्जेक्टिव है कि मुझे जिंदगी भर इस रेस में नहीं रहना, राइट? जिस वजह से हम ये पूरे डिस्कशन कर रहे हैं, तो थोड़ा सा फाइनेंशियल फ्रीडम को समझना चाहूंगा। वन, के बिकॉज यू हैव अचीव्ड फाइनेंशियल फ्रीडम, तो आपकी डेफिनेशन क्या है? वाई संजय फील्स ही हैज अचीव्ड फाइनेंशियल फ्रीडम, कैसे ये डिफाइन होता है? एंड देन हाउ दे शुड प्लान इट, लोग कैसे इसको अचीव करें? से देखिए, फाइनेंशियल फ्रीडम ना सबका जन्मसिद्ध अधिकार है, हम्म। बस वो लेना नहीं जानते। इट इज देयर राइट, दे शुड टेक, क्यों कह रहे हो आप क्योंकि ऐसा? उनको नॉलेज। सर देखिए, एंड ऑफ द डे लाइफ एक हाईवे है। अभी जैसे मैं आ रहा था गुड़गांव, तो एग्जिट्स है, तो कोई तो एग्जिट लेना पड़ेगा ना अपने डेस्टिनेशन पे पहुंचने के लिए। आप जिंदगी भर तो उस हाईवे पे नहीं घूम सकते ना। तो इसी तरीके से जब आप किसी और के लिए काम करते हैं, तो इट इज अ हाईवे, यू आर वर्किंग फॉर समबडी एल्स, विच इज नॉट रॉन्ग। मैं 9 to 5 जॉब्स के अगेंस्ट नहीं हूं, क्योंकि मैं भी उसी का प्रोडक्ट हूं। मैं भी 9 to 5 जॉब से ही बना हूं, पर मेरे पास एक प्लान था। आप भी जॉब से ही आए हैं, बहुत लोग जॉब से आए हैं, और बहुत लोगों ने बहुत अच्छा किया जॉब के बाद। लाइफ में देखिए सर, 2 टाइम होते हैं जब आप रिस्क ले सकते हो। वन, व्हेन यू हैव नथिंग टू लूज, एंड वन व्हेन यू हैव सो मच दैट यू कांट लूज एवरीथिंग। तो आपको एक टाइम चुनना पड़ेगा कि कब रिस्क लेना है लाइफ में। अब पहला टाइम तो अगर आप मिस कर चुके हो, यानी अब आप जॉब मार्केट में आ चुके हो, लायबिलिटीज ले चुके हो, प्लान बनाइए कि मेरे को कौन से एग्जिट से बाहर निकलना है। एग्जिट नंबर 10 से निकलना है, 11 से बाहर निकलना है, 12 से निकलना है। अब फाइनेंशियल फ्रीडम का मतलब होता है सर, अमीर होना फाइनेंशियल फ्रीडम नहीं होता। कोई व्यक्ति 50 लाख में भी फाइनेंशियली फ्री हो जाता है, और कोई व्यक्ति 50 करोड़ में भी नहीं हो पाता। फंडा बहुत सिंपल है, सिंघम वाला डायलॉग है, जिसकी जरूरत है कम है, उसीलिए उसमें दम है। आपको अपने एक्सपेंसेस को मैनेज करना है, और जो जितना ज्यादा पैसा हो सकता है आपको इन्वेस्ट करना है। जितना ज्यादा पैसा जितनी ज्यादा देर के लिए इन्वेस्ट होगा, उतना जल्दी आप अपनी फाइनेंशियल फ्रीडम को अचीव करें। सर, जब मैं मर्सिडीज ले सकता था, मैं होंडा सिटी चला रहा था। जब मेरे दोस्त होंडा सिटी ले सकते थे, वो मर्सिडीज चला रहे थे। वो आज भी नौकरी कर रहे हैं, और अगले महीने की ईएमआई उनकी तलवार लटकी हुई है कि भैया अगले महीने की ईएमआई देनी। और ये वो लोग हैं जिनकी तनख्वाहें 4-4, 5-5 लाख रुपए महीना हो चुकी हैं, क्योंकि मैंने को पास आउट हुए 20 साल, ऑलमोस्ट 16 साल 18 साल हो गए। तो ये सीनियर लेवल पे जा चुके हैं मास्टर्स करने के बाद, बट दे कांट गेट आउट ऑफ दिस रेस, बिकॉज एवरी टाइम जब उन्होंने लाइफ में उनको डिसीजन देके बेटा अब क्या करना है, तो बोले यार लाइफ में वो कौन सा था ना डायलॉग, लाइफ इज दिस आई लाइक दिस। तो स्वीट्स करके एक सूट या स्वीट, हाँ ऐसे करके एक सीरीज है, उसमें कहते हैं ना लाइफ इज दिस आई लाइक दिस। तो ऐसा करो जब, हाँ हार्वी करो, हाँ तो वो करो, बट जब पैसा हो तब करो भाई। वो उसके पास पैसा बहुत था। तो आपको बहुत क्लियर होना चाहिए कि मुझे फाइनेंशियल फ्रीडम अचीव करना है। उसके लिए आपके पास एक नंबर होना चाहिए, और वो नंबर ये होना चाहिए कि 10 साल बाद मेरा महीने का खर्चा क्या होगा। अब इसमें लोग बहुत डर जाते हैं, इन्फ्लेशन है, ये है, वो है, सब। आप पहले ये रियलाइज करो, आज के आपके जो खर्चे हैं उसमें से कौन से वो खर्चे हैं जो 10 साल में जीरो होने वाले हैं। फॉर एग्जाम्पल, आपके बच्चे आज पढ़ रहे हैं, 10 साल बाद वो जॉब करेंगे तो वो तो खर्चा जीरो हो गया। फॉर एग्जाम्पल, आपके ऊपर होम लोन है, उसकी ईएमआई चल रही है, 10 साल बाद हो सकता है वो जीरो हो जाए, 12 साल बाद जीरो हो जाए। तो आज वो खर्चा क्यों गिन रहे हो उसको? आप बेस खर्चा देखो, आपका घर चलाने का खर्चा क्या है। समझिए आपका टोटल खर्चा 1 लाख रुपए है, जिसमें से 40,000 की ईएमआई है, 20,000 के बच्चों की फीस है, तो आपका खर्चा तो 40,000 है। तो अब 40,000 का खर्चा 10 साल बाद कितना हो जाएगा?
जब बच्चे चले जाएंगे, घर का EMI चला जाएगा, सब कुछ चला जाएगा। ₹1,00,000 महीना। अब ₹1,00,000 महीना अगर आपको निकालना है, तो हम ये मानते हैं कि साल का आपको 5% का assumption लेना चाहिए कि मैं 5% का रिटर्न्स बनाऊंगा कंसिस्टेंटली। तो ₹1,00,000 महीना मतलब साल का 12 लाख, और 5% यानी आपके पास अगर 2,40,00,000 रुपए उस टाइम पे होंगे, तो आप फाइनेंशियली फ्री हो। आप अपने ₹1,00,000 के खर्चे भी निकाल सकते हो, आपका पैसा खत्म भी नहीं होगा, और आप जो है फाइनेंशियली फ्री हो जाओगे। उसके बाद जो आप कमाओगे अपनी मनमस्ती करके या अपना बिजनेस करके या अपना पैशन को फॉलो करके, वो अलग चीज है। पर इस पॉइंट के बाद आपको किसी के लिए काम नहीं करना। वेल्दी इज कि आपके पैसे इतने हैं कि अब आपको काम करने की जरूरत नहीं है किसी और के लिए। काम करो नहीं करो वो आपकी मर्जी है, बट किसी और के लिए काम करने की जरूरत नहीं। यानी अब आपने हाईवे से एग्जिट ले लिया, और इसको आप प्लान आउट कर सकते हो इन्वेस्टमेंट्स के माध्यम से। अब अगर किसी को 10 साल बाद 2-2.5 करोड़ रुपए चाहिए, और वो आज 30 से 40 हजार की SIP करता है, और उसको साल का 5-10% स्टेप अप कर देता है, वो अपना गोल अचीव कर लेगा। तो प्लान बनाना बहुत जरूरी है। मैंने ये तय कर लिया था कि 40 से पहले, मतलब 40 के बाद मेरे को काम नहीं करना है किसी और के लिए, और वो प्लान विद गॉड्स ग्रेस 39 में अचीव हो गया, क्योंकि मार्केट्स अच्छी थी। खराब होती तो शायद 41 में अचीव हो जाता, 42 में हो जाता। बट प्लान तो बनाना जरूरी है। गोल नहीं बनाएंगे तो अचीव कैसे करेंगे? तो दैट्स व्हाई फाइनेंशियल फ्रीडम इज नॉट कि भाई आपको काम नहीं करना। इट्स नॉट कि किसी और के लिए काम नहीं करना। पावर टू से नो आ जाती है आपको। आप लेगेसी क्रिएट कर सकते हो, आप अपने लिए कुछ क्रिएट कर सकते हो। बहुत स्वीट स्पॉट है ये, बहुत स्वीट स्पॉट है। जिनको मिलता है उनको रियलाइज होता है। खत्म करनी है ताकि किसी दिन आपको लगे मुझे आज ये करना है, तो आप कर पाओ। आप कोई पैशन परसू करना चाहते हो, कर पाओ। आप फिर से जॉब ही करना चाहते हो तो कर पाओ, लेकिन अल्टीमेटली गोल इज कि करना पड़ेगा वाली चीज खत्म हो जाए, करना चाहता हूं वाली चीज, वो मंडे ब्लूज ना आ जाए। पड़ेगा से चाहता की जर्नी। बिल्कुल, पड़ेगा से चाहता की जर्नी। इस पॉडकास्ट में आपकी टॉप लर्निंग क्या रही, नीचे कमेंट्स में जरूर बताना। इससे जब हम एक दूसरे के कमेंट्स पढ़ेंगे तो पूरा पॉडकास्ट रिवाइज भी हो जाएगा। सबको पॉडकास्ट की समरी कमेंट्स में मिलती रहेगी। और मेरी बुक द मैनिफेस्टेशन ब्लूप्रिंट अब बुक स्टोर्स पे और ऑनलाइन अवेलेबल है। ये बुक आपकी हेल्प करेगी अपने फियर को कॉन्फिडेंस में बदलने में, अपने प्रोक्रास्टिनेशन को एक्शन में बदलने में, और अपनी कंफ्यूजन्स को क्लैरिटी में बदलने में। इस बुक का बाइंग लिंक मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दूंगा। फिर मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक खुश रहिए, खुशियां बांटते रहिए। I love you all.